अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और नावल्स भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है मुश्ताक गबार। बहुत ही अच्छा नावल है, बहुत ज़बरदस्त नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको रीड कर चुकी हूँ। तो और सूफिया ख़ान ने इसको लिखा है। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए बढ़ते नावल की तरफ। आसमान पर फैले बादलों ने नीले आसमान के साथ साथ सूरज को भी छुपा दिया था। मौसम तो अबरआलूद था ही, किसी की किस्मत भी खाक होने वाला था। आज एक और मासूम बहन अपने भाई के गुनाहों के बदले वानी होने जा रही थी। सरपंच के डेरे पर इस वक्त बहुत से लोग मौजूद थे जो सांस रोक के मुंतज़िर थे कि आज के फैसले के जो किसी मज़लूम को जुल्म की छुट्टी में ढलने के लिए किया जाना था। पंचायत इस फैसले पर पहुंची है कि हनान शाह के कत्ल के बदले में कातिल की बहन यानी इफ़रा सियाब चौधरी की बेटी को वानी के तौर पर मकतूल के भाई मोहम्मद शाह के हवाले किया जाए, जिसका अभी और इसी वक्त मोहम्मद शाह से निकाह होगा। सरपंच की भारी रौबदार आवाज़ ने जहां मोहम्मद शाह के सीने में ठंड की फुहार उतारी, वहीं चौधरी अफरा सराब के ऊपर इस फासले ने गोया जुल्म का पहाड़ तोड़ा। आज फिर एक बहन को भाई पर कुर्बान होना था। भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे अपनी मासूम जान पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते देखने थे। मेरी बच्ची पर रहम करें सरपंच जी, इसका क्या कसूर है? आप मेरे बेटे को कत्ल कर दें, कत्ल के बदले कत्ल। चौधरी अफराज साहब ने उसके आगे रहम की अपील की। नहीं चौधरी अफराज साहब, मुझे कत्ल के बदले कत्ल नहीं बल्कि वानी चाहिए। उनकी आंखों में बेटी की मोहब्बत और उसे खोने की तरफ देखते सब कब से खामोश बैठा मोहम्मद खान चलाया। अभी तो मेरी बच्ची बहुत छोटी है। आप 2 साल बाद उसके 18 साल के होते ही इनका निकाह कर लीजिएगा। शाह साहब, वो मेरे पास आपकी मानत होगी। चौधरी अफराज साहब ने उसके सामने इल्तिजा की। आज और अभी का मतलब अभी मैं तुम्हें 2 दिन ना दूं और तुम 2 साल की बात कर रहे हो। अगर तुम 1 घंटे के अंदर अंदर लड़की को लेकर इधर नहीं आए तो मैं खुद तुम्हारे घर में घुसकर उठा लाऊंगा उसे। मोहम्मद शाह ने गज़बनाक अंदाज से कहा, ऐसा जुल्म ना करें कि अगर हकीकत कुछ और निकले तो आप माफ़ी भी ना मांग सकें। इफ़रा से आप चौधरी ने मोहम्मद शाह को देख के कहा, चौधरी साहब, बात की बाद में देखी जाएगी। अभी तो आपका बेटा मुजरिम है और उसने मेरे भाई को कत्ल किया है। पंचायत के फैसले पर अब तुम्हें अपनी लड़की मेरे हवाले करनी होगी। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगा। जो करना है कर लो। मैं अपनी बेटी मासूम बेटी ज़ालिमों के हवाले कभी नहीं करूँगा। सुन लो तुम सब, मैंने अपनी बच्ची को माँ और बाप बन के पाला है। ऐसे कैसे मैं किसी और की गुनाह की सज़ा अपनी बच्ची को देने दूँ? ये कहते अफरा सियाब चौधरी अपने आंसू साफ करते चला गया। पीछे मोहम्मद शाह गुस्से से सरपंच को देखने लगा। ऐसे जाए पानी वो वहशत ज़दा नज़रों से ही उसे जला के भस्म कर डालेगा। मोहम्मद शाह, आप अपनी वानी को खुद जाकर ले आएँ। अगर इफ़रा सियाब इसको आपके हवाले नहीं कर रहा तो। सरपंच ने इसके गुस्से से लाल भूनका चेहरे को देखते कहा, साफ ज़ाहिर है वो तो मैं ले ही आऊँगा। ये कहते मोहम्मद शाह अपने आदमियों के साथ उधर से चला गया। वहाँ मौजूद हर शख्स जानता था कि मोहम्मद शाह को रोकना मुमकिन नहीं। वो किसी की खातर में न लाने वाला पत्थर दिल इंसान था जिस पर किसी की इल्तिजाओं का भी असर ना होता था। वो सब इस लड़की के लिए बस दुआ ही कर सकते थे। वह शाह हवेली पहुंचा तो मुलाजिम ने गाड़ी को दरवाज़ी खोला और एक शान से बाहर निकला और शाहाना अंदाज से कदम उठाता हवेली के अंदर दाखिल हुआ, जहां मुलाजिम अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मोहम्मद शाह को आते देखकर जैसे उनके हाथों से बिजली की तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया था। स्किना भी और उनकी बेटी, क्या नाम है, हाँ, परी को साथ लो और मेरे पीछे आओ दूसरी गाड़ी में। वो बेनियाज शहज़ादा हाथ बांध के मुअद्दब खड़े शरफू को हुक्म देता फिर से पलट गया। उसने अपना बड़ा भाई खोया था जिसमें मोहम्मद खान की जान बसती थी, मगर वो खुद पर जब्त किए अब बस इंतकाम की आग में जल रहा था। अब तो बस चलते फिरते उठते बैठे उसके दिलो दिमाग पे एक चीज़ छाई थी, वो था इंतकाम, बस इंतकाम। उसे लगता था वो अपने भाई के कातिल की बहन को अपने पास रखकर स्पीकर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ के अपनों की नज़रों से दूर करके अपने दिल में
बुझते अलाव को बुझा लेगा। मगर वो अनजान था कुदरत के फैसले से जो ऊपर आसमानों पर हो चुके थे, और वो ना तो ज़िद से, न ताकत से, और ना ही किसी और तरीके से इन फैसलों को बदल सकता था। अभी वो जिस नफ़रत और इंतकाम की आग में जल रहा था, वही इस पर उल्टने पड़ने वाली थी। ब्लैक मर्सिडीज़ अपनी मंजिल की तरफ रवां थी। उसके पीछे मुआवज़ों की गाड़ियाँ भी पीछे गुबार छोड़ती जा रही थीं। ब्लैक मर्सिडीज़ यकदम एक खूबसूरत घर के सामने रुकी। ये घर ना इतना बड़ा था, ना ही छोटा, मगर अपने मालिकों के ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत था। ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ में मलबूस, कंधे पर बड़ी सी भूरी शाल डाले वो गाड़ी से बाहर निकला और कदम घर के दरवाजे की तरफ बढ़ाए। इसके बाहर निकलते ही इसके मुहाफ़िज़ भी बंदूक ताने चाको चौबंद इसके पीछे चले। गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो शरफू ने उसके ऊपर पिस्तौल तानते उसे खामोश करवा दिया, जबकि वो शाने बेनियाजी से घर के अंदर दाखिल हो गया। किधर लेकर जा रहे हो हमारी अमानत को अफरासियाब? हमने सोचा आपको जहमत होगी, इसीलिए मोहम्मद शाह बज़ाते खुद चलकर अपनी अमानत लेने आया है। चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती लिए वो कदम कदम चलते अफरासियाब के करीब आया। अफरासियाब जो बेटी का बाजू पकड़े घर की पिछली साइड की तरफ जाने ही लगा था, मोहम्मद शाह की आवाज़ सुनकर एकदम रुका। देखो मोहम्मद शाह, मेरी बेटी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम उसे मत लेके जाओ। अफरासियाब ने मुन्नत भरे अंदाज में कहा, मुझे कुछ नहीं पता किसने मेरा कुछ बिगाड़ा है या नहीं, मगर मुझे बस ये बड़ी झील सी आंखों वाली लड़की चाहिए। वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। मोहम्मद शाह को सुर्ख अंगारा आंखें चीख चीख कर उसके इंतकाम और नफरत की कहानी बयान कर रही थी। अफरासियाब ने बेटी को खुद में भींचा। वो डरी सहमी बाप से चिपकी खड़ी थी, जैसे छोटा बच्चा डर के मारे खड़ा होता है। इसके इशारा करने पर सकीना और परी ने आगे बढ़कर उस लड़की को पकड़ना चाहा, मगर वो ठीक है अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती उनके हाथ नहीं आ रही थी। एक चट्टान भर की लड़की नहीं पकड़ी जा रही तुम दोनों से, हटो पीछे। ये कहते वो खुद उसका बाजू सख्ती से पकड़ चुका था, जबकि उसके आदमी अफरासियाब को काबू किए खड़े थे। उसे घसीटते हुए ले जा रहा था, जबकि वो तो रोक के बाबा को पुकार रही थी, छोड़ो मुझे बाबा, मुझे बचाओ ना। इस खींचातानी में उसका दुपट्टा भी रास्ते में गिर गया था। जब मोहम्मद की नज़र इस पर पड़ी तो गुस्से से उसके माथे की रगें तन गईं। अपने कंधों से शाल उतार कर वो उसके गिर्द लपेट चुका था। उसे गाड़ी की बैक सीट पर पटका। वो खुद भी उसके साथ बैठ चुका था और गाड़ी दोबारा मंजिल की तरफ रवाना थी। वो मासूम लड़की बेहोश होकर उसके कंधे पर ढलक गई। मोहम्मद ने एक नज़र उसे देखता बाहर की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, किसी काम में जो ना आ सकूँ मैं वो एक मश्क ग़बार हूँ। ना दुआए दर्द जिगर हूँ मैं, ना किसी की मीठी नज़र हूँ मैं, ना इधर हूँ मैं, ना उधर हूँ मैं। ये शकेबे हूँ ना शकेब हूँ, ना मैं करार हूँ। मेरा वक़्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, जो ख़ज़ां से बाग उजड़ गया, मैं इसी के फ़सले बहार हूँ। बेफ़ातिया कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेबस कसी का मज़ार हूँ। ना मैं लाग हूँ ना लगाव हूँ, ना सहार हूँ ना संभाल हूँ। जो बिगड़ गया वो बना हूँ, जो नहीं रहा वो संगार हूँ। मैं नहीं हूँ नगमा जान फ़ज़ा, मुझे सुन के कोई करेगा क्या। मैं बड़े ही रोग की हूँ सदा, मैं बड़े दुख की पुकार पर रहना क्या बात की। ना मैं उनका हबीब हूँ, ना मैं उनका रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब है, जो उजड़ गया वो दियार है। वाह वाह वाह, बहादुर शाह ज़फ़र की क्या बात है। अच्छा जी। चेहरे पर पड़ने वाले पानी के छींटों से उसने मूंदी मूंदी आंखें वार की तो अपने ऊपर एक औरत को झुके पाया, जो उसका चेहरा थपथपाते कुछ बोल रही थी। उठ जाओ बेटी, छोटे साईं आ गए तो अच्छा नहीं होगा, वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांटेंगे। सकीना बी ने उसे प्यार से उठाते कहा, मुझे घर जाना है बाबा के पास, प्लीज़ मुझे बाबा के पास छोड़ें, मुझे डर लग रहा है, वो मुझे मारेगा। वो रोते हुए सकीना बी के सामने ज़िद कर रही थी, तुम घर नहीं जा सकती बेटी, वानी में आई लड़कियां कभी घर में जा ही नहीं सकती, उन्हें तो न करदा गुनाहों की सज़ा भुगतनी होती है। सकीना ने रोती हुई मासूम लड़की को चादर ओढ़ते कहा, मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है, बस मुझे बाबा के पास जाना है, वो परेशान होंगे।
किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह वो ज़िद करते बोली, आप कैसे जा सकती हैं? आपका तो ब्याह है ना आज हमारे छोटे साईं के साथ। आपके तो भाग ही भाग उठे हैं। आपका ब्याह खूबसूरत घरेलू नौजवान से हो रहा है। परी ने छोटे साईं की खूबसूरती बयान करते कहा, कौन छोटू साईं? वो हकलाते हुए पूछ रही थी। मोहम्मद साईं की बात कर रही हूँ, जो आपको लेकर आए हैं। वो बहुत अच्छे हैं। परी ने मोहम्मद की तारीफ करते हुए उसके कमाए चेहरे को देखा। नहीं, वो बुरे हैं। वो मुझे ज़बरदस्ती लेके आए हैं। वो अच्छे नहीं हैं। सिर्फ बुरा नहीं, बहुत बुरा हूँ, और अगर मेरी बात ना मानी तो उससे बुरा बनने में भी देर नहीं लगाऊंगा। दरवाजे में खड़े इस मोहम्मद शाह ने कहा। डर के मारे उसने पास कर स्किनाबी को पकड़ लिया। इसको लेकर बाहर आओ निकाह के लिए, और हाँ, अच्छी तरह समझा के लाना। स्किनाबी को हुक्म देता वो वहाँ से चला गया। सुनो बेटी, अगर मोहम्मद साहब कुछ पूछें तो तुम कहना कबूल है, फिर ही तुम घर जा सकोगी। स्किनाबी ने इस टेढ़ी-सहमी लड़की को कहा, हाँ, मैं सब कर लूँगी, बस मुझे घर जाने दो। वो घर जाने की खुशी में जल्दी-जल्दी बोली। उस बात से अनजान के वो अपनी कैद के परवाने पर महर नस्ब करने जा रही है। किसी बेबस परिंदे की तरह सोने के पिंजरे में कैद होने जा रही है। खिड़कियाँ तो हैं मगर बंद। स्किना उसे लेकर बाहर आई और सोफे पर बैठा के साथ मुअद्दब अंदाज में खड़ी हो गई। मोहम्मद शाह ने जो चादर उसे ओढ़ी थी, अब भी वो उसी को ओढ़ने मुँह ढाँपे कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी। डरी सहमी मोहम्मद शाह के इशारे पर मौलवी साहब ने नकाह शुरू करवाया। कलब अफरासियाब के मौलवी साहब, अभी कुछ काम बाकी है जिनका पहले हो जाना बहुत क्या मौलवी साहब, अभी कुछ काम बाकी है जिनका का पहले हो जाना बहुत ज़रूरी है। पीछे से आने वाली रौबदार आवाज़ पर सब ने नज़रें घुमाकर आने वाली शख्सियत को देखा। मोहम्मद, मैं चाहता हूँ कि इन कागजात पर तुम्हारे नकाह से पहले ही साइन हो जाने चाहिए। वो अब सलवार कमीज में मलबूस कंधों पर चादर डाले वजाहत के शहकार आंखों में सर्दपन लिए अपने बेटे से मुखातिब थे। कैसे कागजात के? मोहम्मद शाह ने बाप के सामने आते पूछा। वकील साहब लाएं कागजात। इनके कहने पर वकील ने कागजात की एक कॉपी उन्हें थमा दी। जायदाद के कागजात हमने ये हवेली इस लड़की के नाम और बाकी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। हैदर शाह ऐसा कहा जैसे ये कोई आम सी बात हो। बाबा साईं, ये क्या करा आपने? वो लड़की हैवानी में आई है। अपनी सारी जायदाद मेरे ही नाम क्यों? मेरे भाई की बेवा और बच्चा भी तो है। वो चेहरे पर हैरत लिए बोला, तुमने अगर इन सब कागजात पर साइन कर दिए तो ठीक, नहीं तो हम हनान के वालिद होने के नाते खून माफ़ करने का इख्तियार भी रखते हैं, और फिर ये लड़की भी वानी होकर तुम्हारे नकाह में नहीं आएगी। वो धमकी अमेज़ लहजे में कहते कागजात उसे पकड़ा चुके थे, जबकि मोहम्मद शाह हैरान नज़रों से पाप को देख रहा था कि आखिर उन्हें जायदाद उसके नाम करने की क्या जल्दी है। आखिर क्या वजह है जो उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर रही है, और वो हनान की बेवा और बेटे जो क्यों नहीं कुछ देना चाहते। वो सोच में पड़ गया था। ना भाई का इंतकाम लिए बिना रह सकता था, और ना ही बेवा भाभी और भतीजे के साथ नाइंसाफ़ी होते देख सकता था। आखिरकार वो एक नतीजे पर पहुंच गया। वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसने साइन करके पेपर हैदर शाह को पकड़ा दिया। अब इजाज़त है मेरा नकाह हो जाए? उसने बाप को देखते पूछा। अब नकाह पढ़वाएं मौलवी साहब। हैदर शाह ने मौलवी साहब को कहा, कल्ब अफराज साहब, आपका नकाह मोहम्मद हैदर शाह से बकोस हक में है। सिक्का राजुल वक्त तय पाया गया कि आपको कबूल है। कबूल है। उसने मुँह से घुटी-घुटी सिसकियाँ निकल रही थी। आवाज़ जैसे अलग से निकलना मुश्किल हो गया था, मगर उसे ये सब कबूल करना था। उसे घर जाना था तो, मगर उससे खबर ही ना थी। ये तो उससे भगाने के लिए बोला गया है। पानी होने वाली लड़कियाँ भला कहाँ अपने माँ बाप के घर जाती हैं? 3 बार कबूल है बोल के वो अपने जुमला हकूक़ उसके नाम लिखवा चुकी थी। मोहम्मद शाह ने भी ऐसे कबूल कहा जैसे कोई बोझ हो, और जल्द उसे उतार फेंका हो। चलो अब हवेली। सबके जाने के बाद वो कलब ना उठते देख कर बोला, मगर आपने बोला था कि हमें बाबा के पास छोड़ आएंगे, मुझे किसी हवेली नहीं जाना। वह सर को दाएं-बाएं घुमाते बोली, तुम्हें कहाँ जाना है? क्या खाना है, पीना है, पहनना है, सब मेरी मर्ज़ी से होगा। तुम मोहम्मद शाह की मलकियत हो, तुम सांस भी मेरी मर्ज़ी से लोगी। अब समझी? मैं तय करूँगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। तुम नहीं। गुस्सा गज़बनाक तेवर लिए वो मासूम सी लड़की को बोला, जिसका शायद उसे नाम ही नहीं पता था। नकाह के वक़्त भी उसने गौर नहीं किया। कोई दिलचस्पी जो नहीं थी, उसे सिर्फ इंतकाम लेना था। डरी सहमी लड़की को बाजू से पकड़ते वो आगे बढ़ा। वो भी किसी कटी पतंग की तरह उसके साथ घसीटती चली गई।
मोहम्मद शाह के क्लब को ले जाने के बाद अफराज सियाल चौधरी ज़मीन पर बैठा चला गया। आज उसने अपनी बेटी से जान से प्यारी बेटी भी खो दी थी और बेटा तो जाने जुर्म की करके गायब भी हो गया था। उसे दिलासा देने की बजाय तमाशाई बने खड़े थे। ऐसा ही तो होता है, हम तकलीफ में हों, दुख में हों, हमारे अपने बस चुपचाप खामोश तमाशाई बने हमारी हालत ज़ार पर मुस्कुराते और आवाज़ें देते नज़र आते हैं। और शायद चंद एक लोग अपनों का दर्द महसूस कर भी लेते हैं। सब लोग जो मोहम्मद शाह की गाड़ियों और मुआवज़ों को देखकर अपने अपने कमरों में बंद हो गए थे, अब बाहर खड़े सरगोशियाँ करने में मसरूफ़ थे। भाई बस करें जो खुदा को मंजूर था। शायद हमारी क्लब की किस्मत ही ऐसी थी। आप बस दुआ करें वहाँ उसे कोई नुकसान न पहुँचे। इफ़राज से आपके भाई ने उसे उठाते तसल्ली दी। ज़हरा भाईजान के लिए पानी लाओ। उन्होंने अपनी बीवी को पानी लाने का कहा। आलीशान सुर्ख रंग की हवेली पूरी शान के साथ सामने खड़ी, यहाँ बसने वालों के शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी का मुँह बोलता सबूत थी। ब्लैक मर्सिडीज़ के रुकते ही बाकी तमाम गाड़ियाँ भी यके बाद दिगरे हवेली के बड़े से पोर्च में आके रुकी। मोहम्मद शाह गाड़ी से निकला और खींच के सिसकी हुई क्लब को भी बाहर निकाला। फिर उसे लिए हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। बहुत सी राहदारियाँ पार करते, बड़े बड़े कमरों के सामने से गुजरते वो एक बड़े सारे हाल में आ रुका, जहाँ सामने मसहरी पर एक हुदे उम्र खतून बैठी किसी तस्वीर को सीने से लगाए आंसू बहा रही थी। कदमों की आवाज़ पर उसने सर उठा के सामने मोहम्मद के साथ खड़ी सिसती लड़की को देखा। गुस्से से उनके माथे पर बल पड़े। फिर अचानक वो मसहरी से उतर के इस लड़की के करीब आते इस पर झपट पड़ी। तेरे भाई ने मेरा जिगर का टुकड़ा छीन लिया, मार दिया मैंने नान को। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने इसका जो उसको भरी जवानी में मौत की नींद सुला दिया। और गुस्से से इस छोटी लड़की को मारते हुए बोल रही थी, जबकि वो खुद को उनसे बचाने की नाकाम कोशिश करती हलकान हो रही थी। जब बूढ़ी थक कर रुकी तो किसी और ने इस पर अचानक हमला किया। बालों से पकड़कर ज़मीन पर गिराते मुख को लातों की बरसात शुरू कर दी। इस मासूम का जिसका कोई कसूर ना होते हुए भी ये हाल किया जा रहा था। जालिम मुझसे से मेरा शोहर छीन कर मुझे बेवा कर दिया, मेरे बच्चे को यतीम कर दिया तेरे भाई ने। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी मैं तुझे। वो हनान की 25 साला बीवी थी जो क्लब को बेदर्दी से मार रही थी। बस कर दें भाभी, वरना ये मर जाएगी। छोड़ें अभी। अब आपका गुस्सा उतर गया हो तो अम्मा जान और आप आज के बाद इसे कुछ नहीं कहेंगी। मैं खुद देखूंगा। वो दर्द से दोहरी होती कलब को उठाते बोला। फिर तकरीबन घसीटते हुए उसे अपने कमरे लेकर चल पड़ा। परी को आवाज़ दे बुलाया। जी साहब। परी हाँफती हाँफती उसके कमरे में आई। इसकी मरहम पट्टी कर देना। आज के बाद मैं हवेली से बाहर हूँ तो तुम इसके साथ रहोगी। वो बेनियाजी से कहता कमरे से बाहर निकल गया। क्लब बीबी, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? कितना मारा आपको? सामिया बीबी ने बहुत बुरा किया आपके साथ। वो तो मुलाजमों को भी ऐसे ही मारती है, ज़रा रहनी है उनमें। उसकी मरहम पट्टी करते वो बोले जा रही थी। फिर उसको नींद की दुआ देकर सुला दिया। खुद बाहर चली गई। मोहम्मद शाह की तारीफ के मुताबिक दरवाज़ा लॉक करना ना भूली। अम्मी जान, आखिर आप लोगों ने कैसे क्लब को इस दरिंदे के हवाले कर दिया? दफ़ा हो जो अभी अभी लौटा था। ये सुन कर के क्लब को वानी करके मोहम्मद शाह के ले गया और वो अंगारों पर लूट रहा था। अभी माँ के सामने खड़ा गुस्से से उनसे पूछ रहा था, तुम क्यों इस तरह गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारा क्या इसके भाई के गुनाह की सज़ा मिली है उसे? और शुक्र अदा करो तुम्हारी जान छूटी इससे। रक्षकंदा बेगम ने ऐसे कहा जैसे वो इस पर बोझ हो। मांग थी वो मेरी, ऐसे कैसे चुप कर जाऊँ? पसंद करता था मैं उसे। वो भी उसी अंदाज में बोला। हाँ तो शुक्र है ना ये बादशाहों को नहीं पता थी, वरना पराई लड़ाई में कहीं तुझे ही ना नुकसान पहुँचा देते। वो शुक्र अदा करती बोली। आपको क्या लगता है मैं खामोश होकर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँगा? बगैरत नहीं हूँ मैं खुद क्लब को वहाँ से लेके आऊँगा। वो जितने आराम से बात करके गया था, रक्षकंदा बेगम का आराम सुकून तबाह कर गया था। वो सोच में पड़ गई थी कि कैसे अपने इकलौते बेटे को बचाए। वो तो अपनी भांजी से उसकी शादी के अरमान सजाए बैठी थी कि अब तो रास्ते का कांटा भी निकल गया, मगर उनका बेटा वो खुद पर आई आग में कूदने की बात कर रहा था। जब वो थका हारा कमरे में पहुंचा, सामने ही उसको बेड पर लेटे ख्वाबे खरगोश के मज़े लेते देख उसके माथे पर बल पड़े। दिमाग की रगें तन गई। जितना वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता, इतना ही ज़्यादा उसको गुस्सा आ जाता। अब भी ऐसा ही हुआ। बाबा, मुझे आपके पास आना। वो नींद में बोल रही थी। उसके चेहरे पर दर्द के आसार वाजिया थे। मारने की वजह से उसकी आंखों के नीचे नील पड़ चुके थे। उसका नींद में भी बाप को पुकारना जलती तेल पर
जल्दी पर तेल का काम कर गया। वो कड़े तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ा, कंफर्टर खींच के उतार उतार फेंका। इतने पर ही बस की नहीं की, उसे कंधे से पकड़ कर उठाते बेड से नीचे वो उतार चुका था। बेड की चादर भी उतार के दूर उछाली थी, जैसे कलब का जिस्म लगने से नापाक हो गई हो। फिर वो उल्टे कदम लेता कलब की तरफ आया। किससे पूछ के यहाँ सोई थी और क्या सोच के सोई थी? मेरी चीज़ों को छूने की जुर्रत भी कैसे कर ली तुमने? उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछ रहा था वो रोने लग गई थी। एक तो कुछ देर पहले पड़ने वाली मार का दर्द वैसे ही बरकरार था, अब के उसके झंझोड़ने की वजह से इसमें और ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। चुप, एकदम चुप। वो उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछ रहा था वो रोने लगी थी। एक तो कुछ देर पहले पड़ने वाली मार दर्द वैसे ही बरकरार था, अब उसके झंझोड़ने की वजह से इसमें और ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। चुप, एकदम चुप। आवाज़ ना आए तुम्हारी, नहीं तो ज़ुबान खींच लूँगा। मुझे रोती धोती लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। मोमन की धार पर उसे चुप लग गई थी। आखिरी और पहली बार माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा कोई गलती माफ़ नहीं करूँगा। वो ऐसे बोल रहा था जैसे अभी प्यार भरी बात की हो। तो तू कर तो रहा है आज बेतौकीर तू हमें, कल ख्वाब तेरी आंख का संदूर रहेंगे हम। थक जाएगा तू मांग के हमको दवाओं में, तेरे ख्यालों ख्वाब का महवर रहेंगे हम। जब वो उस बात में सर हिलाते डर के मारे उससे दूर जा खड़ी हुई मुरादा फिर से न कुछ बोल दे। और एक बात बता दूं आज से, बल्कि अभी से, मेरे सारे काम तुम करोगी। कोई भी काम ज़रा भी लेट हुआ तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? वो कदरे नरम लहजे में कह रहा था। शायद उसकी रोती सूरत देखकर मोमन को तरस आ गया था। जी मैं वो उठते हुए पूछने लगी, ऐसे जैसे उसके अलावा भी कोई और हो उसे ये कहा गया हो। हाँ, क्यों, तुम्हारे अलावा कमरे में कोई और भी है क्या? मोमन ने आंखें दिखाते सवाल किया। नहीं नहीं, और नहीं तो, कलब ने थूक निकला। शर्फू, परी ऊपर भेजो मेरे कमरे में। शर्फू को हुक्म देता वो फ़ोन कान से हटाते जेब में रख चुका था। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि परी उनके सामने खड़ी थी। जी साहब जी, आपने बुलाया? वो मुअद्दब अंदाज से नज़रें झुकाए बोली। हाँ, अपनी बीबी जी को मेरा सारा काम समझा दो, और हाँ, कुछ खाने को भी दे दो। जी साहब जी, मैं बता देती हूँ। जी चलें बीबी जी, मैं आपको सब काम समझा दूँ। मोहम्मद को जवाब देते पर वो परी से मुखातब हुई। मोहम्मद भी कमरे से निकल गया। चले मैं आपको हवेली दिखाऊं, बहुत बड़ी और प्यारी हवेली है शाहों की। परी एक बहुत ही बतूनी 19-20 बरस की लड़की थी। वो कलब से भी इंतहा ही प्यार और मान से पेश आ रही थी, जैसे वो भी बाकी हवेली वालों की तरह उनकी नज़र में अहम हो। अरे लड़की, कहाँ ले जा रही हो इस मनूस को? सामिया, जो सफ़ेद जोड़े में मलबूस अम्मा साईं के कमरे में जा रही थी, उनको देख कर बोली। वो साहब जी ने बोला है इनको काम समझा दूँ और इनका और खाना भी दे दूँ। परी ने मनोअन मोहम्मद का हुक्म से भी सुना डाला। हाँ हाँ, ले जाओ, फिर पूरे घर का काम भी बता देना, ये भी तुम्हारे साथ ही काम करवाए करेगी। आखिर को मुफ्त की रोटियां थोड़ी तोड़ने देंगे इसको। वो नफरत से कहती अम्मा साइकिल में सेज की तरफ बढ़ गई। पता नहीं खुद को समझती क्या है ये, जैसे बाकी सब तो हैं ही कीड़े मकोड़े। उनके सामने परी गड़बड़ाई। कह लें आप बिरयानी खा लें जल्दी से, नहीं तो फिर से आ जाएगी वो। बिरयानी की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते बोली। भाईजान की मौत का जितना दुख है उतना हमें भी है, मगर तूने तो खुद को सबके से दूर ही कर लिया है यार। अली ने शिकवा किया। मुझे लगता है मैंने खुद को खो दिया है, मैं रहा ही नहीं। वो खला में खोए हुए घूरते हुए कह रहा था। तेरा मसला पता है क्या है? कि तेरी हालत ऐसी तब होती है जब तू कुछ गलत करे। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। अली उसके कंधे पर हाथ रखे अपनानियत से बोला। भाई का इंतकाम लेते मैं इधर जा पहुंचा जहां शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था, और भाई के कातिल की बहन को बीवी बना बैठा। कल जब अम्मा और भाभी उसे मार रही थी तो पहले तो मैं बुत बना तमाशा देख रहा था, फिर एक लम्हे में मुझे सब बुरा लगा। इस तमाशे से मेरा दिल उचाट हो गया। हालांकि मैं ये तो चाहता था कि इसको दर्द हो, वो तड़पे और मुझे सुकून मिले, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये सब कहते वो 27 साल मैच्योर, गरूर और सर्द रवैया रखने वाला मोहम्मद लग ही नहीं रहा था। बस तू ठंडे दिमाग से बैठ के खुद सोच के आखिर इस लड़की का क्या कसूर है? इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर इसके साथ ही ये सब क्यों? मैं क्या करूं? जब जब मैं इस लड़की को अपने सामने देखता हूँ मुझे इससे नफरत होने लगती है। मुझे गुस्सा आता है इस पर। उसे देख कर मुझे भाई जान की याद आ जाती है। फिर मुझे इतना याद रहता है कि वो मेरे भाई के कातिल की बहन है। खुद पर
खुद पर कंट्रोल कर मोमन, क्या पता तुझे कभी पता चले तेरे भाई का कातिल उसके भाई ने नहीं किसी और ने किया है, तो तब क्या करेगा। एक बेगुनाह पर जुल्म के पहाड़ ना तोड़ के सच्चाई सामने आने पर तू खुद से ही नजरें मिलाने के काबिल ना रहे। अली ने उसकी आंखों में झांकते कहा। एक पल में उसकी आंखों खून उतरा। वही है मेरे भाई का कातिल, क्योंकि सिर्फ वही था। इस वक्त कोई और था ही नहीं। और अगर उसने खून नहीं किया मेरे भाई का, तो गायब क्यों है, आखिर फरार क्यों हो गया, सामना करता ना। वो इंतहाई गुस्से से बोला, तुम्हारे दुख अभी ताज़ा है। मैं नहीं चाहता तुम बिलावजह किसी बेगुनाह की सजा दो। और हो सकता है तुम्हारे भाई के कोई ऐसा दुश्मन हो जो बस उसकी मौत चाहते हो, और दराब को भी उन्होंने कहीं छुपा दिया हो, या फिर वो इस खौफ से कि कहीं इल्ज़ाम उस पर ना आ जाए छुप गया हो। अली की बात पर दराब एक पल को तो सोच अली की बात पर तो एक मोमन एक पल को सोच में डूब गया। फिर सर झटका के उसके भाई से किसी की दुश्मनी थी ही नहीं। सारे सिरे दरिया के कातिल होने की तरफ चला कर रहे थे। आपने कहा था कि मोमन मेरा है, वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा, तो ये मैं क्या सुन रही हूँ। आप ही आलिया सन करती हुई सामिया के कमरे में दाखिल हुई। बैग कंधों से उतार के फेंकते शुरू हो गई। वो ऐसी ही जुनूनी जुनूनी किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती, या तो उसे हासिल कर लेती या फिर किसी के काबिल भी ना छोड़ती। ना सलाम ना दुआ, आते ही शुरू हो गई। सरजार मुंह फाड़ बंदा कुछ तहजीब तहमीज़ से ही सीख लेता है। सामिया ने सख्त कौफत से कहा, तुम तमीज़ तहजीब बाहर में, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मोमन चाहिए तो बस चाहिए। और ज़िद्दी लहजे में बोली, क्यों मोमन कोई शाप पर रखा खिलौना है जो तू तू कह रही है कि तुझे चाहिए। ऐसे तो नहीं होता ना। वो जवान खूबसूरत मर्द ऐसे कैसे कि मेरे कहने पर तुझसे शादी कर लेगा। मानने का मैं भी यही चाहती हूँ, मगर ये इतना आसान नहीं जितना लग रहा है। सामिया ने उसे अपने पास बैठाते प्यार से समझाना चाहा। आप ही मैं क्या करूँ, आखिर उसके नकाह की खबर सुनकर आप नहीं जानती कितनी तकलीफ़ में हूँ। मैंने सिर्फ उसके ख्वाब देखे हैं, उसे अपने इस पास महसूस किया है। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ उसे किसी और का होते। वो रोहान सी हुई। अभी तो मैं भी सदमे में हूँ। अम्मा जी से भी इस पर बात करना ठीक नहीं लगता। और तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द तुम इस घर की बहू बनोगी। और हाँ, आज ये गलती कर दी, ज़ोर ज़ोर से चला के ज़रा समझदार बनो। इन सब के साथ घुल मिल कर रहो और अपनी जगह बनाओ अम्मा जी के दिल में, और फिर वही मोहम्मद के दिल में, ज़िंदगी में तुम्हारी जगह बना देगी। वो इसके करीब होकर सरगोशी नमा अंदाज में कह रही थी। सॉरी आप ही, पता नहीं क्यों मुझे बस गुस्सा आ गया, और कुछ होश ही ना रहा। वो शर्मिंदा हुई। वही तो बोल रही हूँ मेरी जान, जोश से नहीं होश से काम लो, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अभी अम्मा जान या फिर किसी और को तुम्हारी इस जोश का पता चला। सामिया के कहने पर वो मुस्कुराए। हाँ, अब ख्याल रखूँगी। वो जो कब से एक पुरानी बंदूक पर मोहब्बत से हाथ फेर रहे थे, कदमों की आवाज़ पर गर्दन गुंजा के पीछे मोमन को देखा। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है, क्यों कुछ कहना है क्या। मोमन को चुप देख हादर शाह ने पूछा। हाँ बाबा, आपने ऐसा क्यों किया। मेरे नाम ही सब कुछ क्यों, और इस लड़की के नाम कैसे आप ये हवेली कर सकते हैं। इसके दिल में जो सवाल थे, आखिर वो ज़ुबान पर अल्फाज बनकर आ ही गए थे। वो पहले तो अपने लाडले बेटे को देखते रहे, जिसको भाई की मौत ने तड़पा रखा था अंदर से, मगर वो ये खुद पर ज़ाहिर ही नहीं होने दे रहा था। फिर बंदूक के एक साइड पर रखे उसे पास बैठने का इशारा करते गोया हुए, मोहम्मद देखो, तुम जवान खून हो, जज्बात में आकर कुछ गलत ना कर बैठो। कभी कभी जो हम नज़र आ रहा है वैसा नहीं होता, हकीकत इसके बरकस होती है। हम गलत को सही और सही को गलत मानकर एक शराब की सूरत में उसके पीछे भागते भागते अपना ही नुकसान कर देते हैं, और इस कदर आगे चले जाते हैं कि पलटने का रास्ता ही नहीं बचता। तब हमें एहसास होता है कि हमने गलत कर दिया, मगर फिर पानी सर से चुका होता है। उन्होंने साथ रखी बंदूक को बगौर देखते कहा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप मुझे सही गलत का फ़लसफ़ा समझा रहे हैं। बाबा साहब, मैंने जो पूछा है आपने वो तो बताया नहीं, मेरी बात को गोल कर गए। मोमन ने उनकी आंखों में कुछ खोजते कहा, ऐसा समझ लो कि ये सब वक़्त का तकाज़ा है। ऐसा मैं ना करता तो बाद में पछतावा मेरा मुकद्दर बनता। तुम भी आंखें खोल के अपने इर्द-गिर्द देखो, कि चेहरे और लहज़ों को पढ़ना सीखो। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा राज़ उनके सीने में दफ़न हो, और वो चाह कर भी मोमन को ना बता सकते हों। खुल के कहें ना बाबा साईं, आखिर बात क्या है। आपने अपने सगे पोते
और बेटे की बेवा को जदाद में कुछ क्यों नहीं दिया? इसमें क्या अच्छा? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना। उनके साथ उनका भी हक़ है। मोमन, तुम तब मुबशर की जदाद उसके नाम कर देना जब वो बड़ा हो जाए, जब वो खुद संभाल सके। वो नज़रें झुका गए। आवाज़ में एक दर्द था। और भाभी, उनका हिस्सा? वो इस हवेली में नान की बेवा की हैसियत से रह रही है ना। हमने उसे ये हक दे दिया है, यही बहुत है। सामनिया के नाम पर उनका लहजा तल्ख़ हो गया था। और तुम क्या मुझसे सवाल करने आ गए हो? जाओ, तुमने अपनी मनमानी को करनी थी सो कर ली। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। वो अपनी आंखों में आई नमी छुपाते मोमन को जाने का बोले। मोमन के जाने के बाद उन्होंने फिर से बंदूक को उठा के उसे छुआ के महसूस करने लगा। ये उनको अपने दोस्त से तोहफे में मिलने वाली वो वाहिद चीज़ है जो उन्हें बहुत अजीज़ थी। एक वो वक़्त था जब लोग चौधरी और शाहों की लाज़वाल दोस्ती को ही मिसाल दिया करते थे। फिर किसी की ऐसी नज़र लगी कि सब दरम-बरम हो गया। हान की मौत ने हालात का रुख यकसर मोड़ के रख दिया था। एक गहरा राज दिल में लिए हैदर शाह जाने किन सोच में गुम, सब अच्छा होने की उम्मीद दिल में लिए बैठे थे। और ये दुश्मनी पता नहीं कब तक चलनी थी। ये मासूम को तो इस आग में झोंक दिया गया था। ये करने वाला उनका लाडला बेटा मोमन था, जो कभी ऐसा ना था, जल्दबाजी में फैसला करने वाला। मगर भाई मौत ने उसे सरता पैर बदल दिया था। वो नरम धीमा लहजा और हमदर्दी भरे अल्फाज को कहीं दूर जा सोए थे। उसके दिल में अब तक नफ़रत की आग और दुश्मनी का लावा जल रहा था, जिसके बुझने की कोई सूरत नज़र न आती दिखाई दे रही थी। इंतकाम की आग के शोले इस कदर वहशतनाक और शर-अंगेज़ होते हैं कि कभी अपना वजूद भी इसकी लपेट में आ जाता है। जो लोग इंतकाम की आग में जलते हैं, वो बदला लेने के बाद भी कोई खुशी हासिल नहीं कर सकते। और जो इंतकाम किसी दूसरे की बर्बादी होता है, वो भला किसी को खुशी कैसे दे सकता है? इंतकाम की आग में जलते इंसान अक्सर अपना ही नुकसान कर दिया करते हैं। अब मोहम्मद शाह के साथ आगे क्या होने वाला था, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। अ, 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 सर पर ओढ़ी शाल अब सर कर कंधे पर ढलक गई थी। वो झिझकती किचन में सफाई करने में मगन गिरदोनवा से बेखबर खड़ी थी, जब लंबे स्याह सिल्की बाल कमर पर आबशार की सूरत दिख रहे थे। वो जो पानी पीने आया था, किचन के दरवाजे पर ठट कर रुका। वो जो लड़कियों को नज़र उठाकर देखने का भी रवादार न था, आज उसे जाने कौन सा जज्बा रुकने पर मजबूर कर गया था। वो उसे देखने में ऐसा महसूस हुआ कि ये भी ना याद रहा कि आया किस काम से था। परी, अब इसका क्या करना है? वो मुड़े हुए परी से भूली जो कब की जा चुकी थी। वो कि सामने खड़े शख्स को देख कर खौफ के साए चेहरे पर लहराए शाल का होश आया तो जल्दी से कंधे से शाल को सर पर लपेटा। वो खुद को ढांप चुकी थी। उसकी आवाज़ सुनते वो भी होश में आया था। और फिर नज़रों का जाविया बदलते वो पानी की बोतल मुंह से लगाए खड़ा था। पानी पीते वो कुछ भी कहे बगैर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही वो दोबारा अपने काम में मगन हो गई। वक़ार, जो किचन के सामने से गुज़र रहा था, एक लड़की को काम करते देखकर रुका और उल्टे दो कदम पीछे लेता किचन के अंदर दाखिल हुआ। अरे वाह, क्या मुलाज़मत रखी है हवेली वालों ने। इन लोगों की तो किस्मत ही अच्छी है कि मुलाज़माएँ भी इनको फुर्सत मिलती हैं। और एक हम है कि वो कमीनी से दिल पर हाथ रखे तलब को खलीज नज़रों से देख रहा था। जब उसके इस तरह देखने पर तलब को बहुत बुरा महसूस हुआ। उसका मुलाज़मा कहना उसे सर से कमतरी में मुबतला कर दिया। वो ख़वासत से कहता तलब की तरफ बढ़ा और एक ही झटके में उसकी कलाई थाम ली। छोड़ो छोड़ो मुझे। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अगर ना छोड़ूं तो क्या करोगी? हाँ। कलाई पर गिरफ्त पड़ी थी। वो दिल से बलबला उठी। दबी दबी सिसकियां उसके मुंह से निकली। आंसू पलकों की बात तोड़ के गालों पर ढलक गया। जाने मन रो क्यों रही हो? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी तक, वो कमीनी से कहता दूसरे हाथ से उसके गाल पर मौजूद आंसू साफ करने लगा। तलब ने चेहरा मोड़ लिया। जलील इंसान, छोड़ो मुझे। उसने एक बार फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश। लो, छोड़ दिया। तुम भी इस हवेली में हो और मैं भी। देखते हैं कब तक बच पाओगी मुझसे। उसकी कलाई छोड़ते वो ख़वासत से बोला। आज़ाद होते वो वहाँ से भागती चली गई। मोमन के वह कमरे में जाकर झट से दरवाज़ा बंद करके मुड़ी आंसू आंखों से बेइख्तियार निकलकर गालों को भिगो रहे थे। वो जो टॉवल से गीले बालों को रगड़ा था, अचानक उसके इस तरह डरे सहमे अंदाज पर रूम के अंदर दाखिल होने पर सवाल करता। वो उसे सोचे समझने का मौका दिए बगैर उसके चौड़े सीने से आ लगी। मोहम्मद शाह के जिस्म में करंट सा दौड़ गया कि उसके इस अचानक इस अंदाज पर। अब हालत ये थी कि वो इसके सीने से लगी कांप रही थी, जबकि वो हक्का बक्का उसके डरे से कांपते वजूद को देख रहा था।
एक बार हाथ बढ़ा के उसे खुद से दूर करना चाहा, मगर फिर रोक दिए लिया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो उसको हिलते ना देख वो पूछ रहा। उसकी आवाज़ सुनते वो होश में आई। फिर अचानक नजरें उठाकर मोमिन को देखा। अपनी पोजीशन का ख्याल आते ही वो फौरन उससे दूर हुई। बोलो, अब क्या गूंगी हो गई हो? कलब को ना बोलता देख उसने फिर से पूछा। वो बताने लगी। फिर ख्याल आया कहीं उस पर भी उसे ही ना मार पड़े। चुप हो गई। वो क्या लगा रखा है? बताओ, भाभी और अम्मा ने मारा है या किसी मुलाजिम ने कुछ कहा है? मोमन के पूछने पर भी वो कुछ ना बोली, बस स्क्रीन लेकर रोती रही। अच्छा चुप हो जाओ, अम्मा और भाभी से मैं खुद बात कर लूँगा। उनमें से कोई भी आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अब रोना रोना बंद करो। वो जो समझ रहा था अम्मा भाभी ने ही कुछ कहा होगा, उसे तसल्ली देते बोला। जाओ, अच्छा जाओ परी के पास, मैं कह रहा हूँ अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अब की बार वो थोड़े गुस्से से बोला। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है। वो सिसकियाँ लेते बोली। अच्छा ठीक है, ना जाओ, अब ये रोना तो बंद करो। मोमिन को इसके रोने से सख्त कोफ्त हो रही थी। उसने झिझा के कहा। वो आंसू साफ करती रोने का शुक्र तर्क कर चुकी थी, मगर अभी भी डर से कांप रही थी। हमारी जान की कीमत चुका रहे हैं वो, मलाक के खाक में मुश्क गुबार बन देते हैं। वो सब कैसे मुश्क गुबार ही तो थी। मिट्टी भर रेत जिसकी कोई वक़्त ही ना थी किसी की नज़रों में। पापा के घर चाची का डर और माँ क्या कम था जो इधर आकर ये जुल्म रोना तो जैसे उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। वो पापा के घर भी चाची की नफ़रत का निशाना बनी रहती। इसी नफ़रत और हसरत में चाची उसके बाप और भाई की गैर मौजूदगी में सारा घर का सारा काम इस मासूम से करवाती और बाप को ये बताने की धमकी भी देती कि अगर उसने बाप या भाई किसी के सामने ज़ुबान खोली तो मार मार के हशर बिगाड़ दूँगी। मार के डर से वो आज तक किसी के सामने ना बोली थी। वहाँ अलबत्ता उसके बाप और भाई की मौजूदगी में चाची उससे कदरे प्यार से पेश आती जैसे वो उसकी सगी औलाद हो। यहाँ आकर भी वो सबकी नज़रों में अपने लिए नफ़रत ही देखती थी। सब परी ही उससे प्यार से पेश आती थी। और मोमन उसका रवैया तो धूप चाँव सा था, कभी सख्त नरम और तो कभी सख्त न। पिछले 9 घंटों में जब से वो इस हवेली में आई थी, बल्कि लाई गई थी, उसने ये सभी महसूस किया था। हवेली वालों ने नई मुलाजमा रख ली है क्या? मुबशर को चॉकलेट खिलाते सामिया के हाथ के भाई के सवाल पर। नहीं तो फिर वो कौन थी जो किचन में काम कर रही थी? घने लंबे सिल्की बाल, शफाफ खूबसूरत मासूम चेहरा, कलब का सरापा उसकी नज़रों के सामने लहराया। पता नहीं तुमने किसको देख किसकी बात कर रहे हो हवेली में? तो कोई ये कहते हैं। कुछ याद आने पर वो रुकी। हाँ वो, अच्छा वो तो मोमन की बीवी है जो वानी होके आई है। चॉकलेट का रैपर डस्टबिन पर फेंकते वो सीधी हुई। ये इतनी छोटी मासूम लड़की इस अकड़ू की बीवी है? लहजे में मोमन के लिए हसरत साफ नज़र आ रहा था। हाँ है तो, पर वो इसको मुँह लगाता नहीं, चाहे जितनी भी खूबसूरत है, मगर है तो इसके भाई की कातिल की बहन ना। और वानी में आई लड़की की हैसियत तो सिर्फ एक मुलाजमा जितनी ही होती है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? इसको सोच में डूबा देख सामिया ने पूछा, क्योंकि वो भाई के ठड़क और कमीनेपन से अच्छी तरह वाकिफ थी। नहीं बस ऐसे ही नज़र आ गई तो पूछ लिया। अब तय आपने आलिया के लिए बात की इन लोगों से? वकार ने बात बदलते कहा। हफ्ता भरा हुआ है तुम्हारे शोहर की मौत को, अब मैं इतनी जल्दी कैसे बात कर लूँ? उसकी सुनी है नहीं? नहीं सुन उस किसी की सुनती ही नहीं आलिया भी। तुम ज़रा इसे समझाओ कि थोड़ा सब्र कर ले, जहाँ इतना सब्र कर लिया थोड़ा और से। मगर तुम ये भी तो सोचो ना कि अगर मोहम्मद दूसरी शादी के लिए ना माना और उससे पहली बीवी यानी इस लड़की को ही इस हवेली की बहू और अपनी बीवी तस्लीम कर लिया तो? क्योंकि वो खूबसूरत तो है ही, साथ कम उम्र भी। और फिर मर्द तो अपने से छोटी उम्र की बीवियों के इश्क में मुब्तला होकर सब भूल जाते हैं। अवकार ने उसे हकीकत बताई। ऐसा कुछ नहीं होगा। वानी में आई लड़की कभी सवेली किस वारिस को नहीं दे सकती। इसलिए अम्मा साईं मोमन की दूसरी शादी ज़रूर करवाएंगी। सामिया जैसे पुरयकीन थी। फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? वकार उसकी बात पर मुतमईन नहीं था, तभी बोला। ऐसा ही होगा, मैं करवा के रहूँगी इस हवेली की बहू। मोमन की बीवी और इस घर की वारिस देने वाली सिर्फ आलिया ही होगी। सामिया ने अटल अंदाज से कहा। ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। वकार ने भी उसकी बात पर सर हिला दिया। इफ़रासियाब चौधरी इस वक्त हैदर शाह के डेरे पर मौजूद था, जहाँ वो पहले हंस हंस के बात किया करते थे। उसकी मोहब्बत और दोस्ती की ज़माना मसाले देता नहीं थकता था। अब मैंने किसको मालूम था कि अब इनमें से किसको मालूम था कि कभी हालात इस कदर ख़राब हो जाएंगे कि सब ख़त्म हो जाएगा। बरसों की दोस्ती यूँ ख़त्म होकर दुश्मनी में बदल जाएगी।
उनके बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वो इफ़रात सियाल चौधरी जो पहले बड़े मानो खुशी से हैदर शाह से मिलने आते थे, नज़रें उठाए सीना चौड़ा किए, मगर आज ऐसा कुछ ना था। ऐसा अफरा सयाब की निगाहें ज़मीन पर गिरी थी, कंधे ढीले थे। आज वो अपनी बेटी की खुशियाँ और सलामती की भीख मांगने आया था। वो अब वो, इन वो नया दोस्त बन के आया था, ना ही दुश्मन, बल्कि वो तो एक फ़कीर बन के झोली फैलाने और उससे कुछ मांगने आया था। अपने जिगरी यार की टूटी फूटी हालत देख हैदर शाह ने अपना गम भुलाकर दौड़कर उसे गले लगा लिया था। जो भी था वो इसका दोस्त ही था, वही पुराना जिगरी यार। वो नहीं जानता था कि उसके बेटे को कत्ल करने वाला दरिया भी है या कोई और, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ये ना देखा था। अगर देख भी लेता तब भी उसे यकीन था दरिया कभी ऐसा नहीं करेगा। हैदर शाह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, मगर खद्दारा, मेरी मासूम बेटी को मेरे बेटे के गुनाहों की सज़ा ना दो। एक दुखी बाप ने इल्तिजा की। इफ़रात से आप, वो मेरी भी बेटी है, मैं भी नहीं चाहता उसके साथ कुछ बुरा हो। वादा करो हैदर, तो मेरी बच्ची का ख्याल रखोगे। मेरी बच्ची ने माँ का प्यार नहीं देखा और अब बाप की शफ़क़त से महरूम हो गई है। मैं चाहता हूँ वो अपने घर में खुश रहे, इज़्ज़त से आबाद रहे। और रोते हुए अपने दोस्त से अहद ले रहे थे। मैं वादा करता हूँ इफ़रात से, तुम्हारी बेटी पर आँच भी नहीं आने दूँगा। तुम फिक्र ना करो करना। मोहम्मद भी बहुत जल्द उसे कबूल कर लेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई की मौत के सदमे ने उसे इस कदर सख्त बना दिया है, वरना वो बहुत नरम दिल है। अब अफरा से आपके दिल के बोझ उतर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि हैदर शाह के सामने मौत भी खड़ी हो ना, तब भी वो अपने वादे से फिरने वालों में से नहीं, वो वादा वफा करने वालों में से है। देखें ना अम्मा साहिबा, बनान का गम तो हम सबको है। अब ये कोई छोटा गम तो है नहीं। एक पहाड़ था जो हनान की मौत की सूरत हम सब के सरों पर गिरा। आपने अपना जवान बेटा खोया और मैंने अपने सर का साईं खो दिया और बीवी की चादर ओढ़ ली। अभी हम उसे से संभले भी ना थे कि मोहम्मद ने वो कातिल की बहन हमारे सरों पर ला बैठाई। सामिया ने अम्मा साईं के पाँव दबाते कहा, हाँ वो लड़की तो वानी में आई है ना। मैंने उसे गुस्से में मारा तो दिया, मगर फिर मेरा दिल बड़ा दुखा। वो मासूम तो बेकसूर थी ना। अम्मा साईं ने शर्मिंदा होते कहा, आपका भी कसूर नहीं है ना, वो भी तो इसी का खून है आखिर, उस जिसने हमारे अनाथ को मारा था। सामिया ने उन्हें नरम पड़ता देख कहा, फिर भी वो तो बेकसूर है, हमारे हमारे मोहम्मद की बीवी भी तो है। मोहम्मद की बीवी है, मगर अम्मा आप खुद सोचें, ख़ानदान को वारस तो वानी में औरत नहीं देगी ना। वो मोहम्मद की बीवी है, इसका हवेली की बहू है, मगर है तो वो वानी ना। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, भला कातिल की बहन कैसे हमारे मोहम्मद को वारस दे सकती है। वो सोचते हुए बोली, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम मोहम्मद की शादी किसी अच्छी प्यारी और सुलझी हुई लड़की से करवा देंगे। अच्छा सोचती हूँ मैं इस बारे में, अभी तो मुनासिब नहीं लगता, मगर मैं करूँगी बात मोहम्मद और शाह साईं से। लोहा गर्म देख सामिया ने चोट लगा दी। अब वो अपनी बात अम्मा साईं तक पहुंचा चुकी थी। अब बस एक काम रहता था, आलिया का नाम उनके सामने रखना। फिर बस हो गया काम। छोटे साईं, हमने पूरा इलाका छान मारा और आसपास के इलाकों में भी अच्छी तरह देख लिया, मगर दरिया कहीं का हमें कहीं अता पता नहीं मिला। उनके घर वालों ने पर भी हम नजर रख चुके हैं, इधर भी नहीं गया वो। मोहम्मद अपने अज़ली अंदाज में काले शलवार कमीज़ के साथ कंधों पर शाल डाले, माथे पर तैयारियां झड़ाए, टांग पर टांग जमाए सामने खड़े आदमी की बात सुन रहा था। उसकी बात कमल होते ही मोहम्मद दोसे से धारा मतलब खड़े अपने आदमी के करीब आया। तुम कह रहे हो वो तुम्हें कहीं नहीं मिला, आखिर वो कहाँ गया कहाँ? वो ज़मीन निकल गई, आसमां खा गया उसे? उसकी डार सुनकर सबके सर झुक गए। मुझे जल्द से जल्द दरियाफ्त करिए, वरना तुम सबकी खैर नहीं। तुम सब किस काम के लिए हो, जब एक आदमी जो ढूंढ ही नहीं सकते हो तो? ये कहते वो अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ की तरफ बढ़ा और जन से उसे भगा कर ले गया, और किसी को भी अपने पीछे ना आने की ताकीद करता वो नहीं बोला। बोल बोला बोला हवेली पहुँचे थे, गाड़ी से उतरा, हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में इस वक्त वो उतर आता, शरीर गुस्से में वो खुद ही कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। तार की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला। वो जो कमरे में खिड़कियों के पर्दे बराबर करी थी, इस अचानक आने वाले तूफान पर पलटी। वो खतरनाक तेवर लिया उसकी जानब बड़ा खौफ से वो खुद ही में सिमटी। तुम पल पल तड़पोगी, तुम्हें इस दर्द से रोशना करवाऊंगा जो मैं अपने भाई को होने पर महसूस कर रहा हूँ। तुम तड़पोगी, रोगी, मगर मैं रहम नहीं कर सकती थी। बालों पर मजबूत ग्रिप के बायस उसकी गर्दन रकड़ गई थी, जिसमें दर्द की उठती ठेसे उसे दबी दबी सिसकियाँ लेने पर मजबूर कर रही थी।
चुप, एकदम चुप, तुम्हारी आवाज़ ना आए मुझे। दूसरे हाथ से उसका मुंह दबोचे वो गिराया। आंसू टिप टिप उसकी आंखों से बह निकले, मगर परवाह किसे थी। वो तो हर जज्बे से आरी बस इस लड़की को तकलीफ में देखना चाहता था। वो जालिम नहीं था, मगर बन गया था। उसे धक्का देता वो कमरे से जा चुका था। वो मेज़ पर किनारा माथे पर लगने से माथे से फूटते खून को हाथ तो रखे रोकने की कोशिश करते अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। दर्द उसकी शिद्दत से उसकी आंखें मीच ली। ना बाबा को पुकार सकती थी, ना भाई को। भाई की खातर वो आज इस हाल को पहुंची थी। पैदा होते ही माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। बाप ने पाला, भाई ने लाद उठाए, हाँ, मगर चाची ने जुल्म का निशाना बनती रही। इसने सुकून का लम्हा नहीं देखा था, और वो बुत-रहम इंसान उसकी ये हालत करके खुद सड़कों की खाक छानने निकल पड़ा था। गुस्से में ये कदम उठाया तो लिया था उसने, मगर फिर उसे एहसास हो रहा था कि ये क्या जिन कर दिया कि आखिर वो इस कदर ज़ालिम क्यों बन गया। भाई की मोहब्बत में, या फिर सीने में जलती इंतकाम की आग की वजह से जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यह सब उसके लिए पछतावा और शर्मिंदगी लाने वाली थी। अम्मा साईं की तबीयत भी काफ़ी दिनों से ख़राब रहने लगी थी। अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि उनके मुँह से खून तक आने लगा था। ये बात वो सबसे छुपा रही थी कि वो बिला वजह क्या शोहर और बेटे को परेशान करना, वो तो पहले ही हलकान हो रहे थे। अम्मा साईं, क्या हुआ आपको? परी ने उनको सींग पर झुके देखकर पूछा, क्योंकि सब उनको अम्मा साईं कहते थे, मगर तो घर के मुलाजिमीन भी उनको उसी नाम से पुकारते थे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े। कुछ नहीं, तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे उछली थी जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। अच्छा, परी जो वहाँ से जाने ही लगी थी, पानी का रंग देखकर रुकी। अम्मा साईं वो बेयकीनी से उनको देखने लगी। आपको खून की उल्टी आई है और आपने कहा कुछ नहीं? वो इस तरह फ़िक्रमंद होते बोली जिस तरह एक बहुत ही प्यार करने वाली बेटी माँ को। और इसमें कोई शक न था कि अम्मा साईं मुलाज़िमा को भी अपनी औलाद की तरह ही रखती थी। देख परी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू किसी को न बताएगी, और ना ही छोटे साईं को और ना ही बड़े शाह को। परी के सामने हाथ जोड़ते वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली, अम्मा साईं आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप मेरे सामने हाथ तो ना जोड़ें ना। आप हुक्म करें मुझे, और आप साईं को तो बताएं। इस तरह तो आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। परी ने उनके बांधे हाथ थामे थे। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, अब इतनी भी नहीं, दवाई लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। उन्होंने परी को तसल्ली दी, जो कि कारआमद साबित हुई। अच्छा, जैसे आपकी मर्ज़ी अम्मा साईं। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, मैं कल अब बीबी को देखा हूँ, पता नहीं क्या कर रही होंगी। छोटे साईं ने बोला था जब वो घर ना हो तो उनका ख्याल रखा करूँ। परी ने ये कहते उनसे इजाज़त मांगी। जा और मेरे पास भी ले आना, मैंने भी इस मासूम बच्ची पर बड़ा जुल्म कर दिया। बेचारी को बेकसूर होते मारा, और मैं भी क्या करती। बेटे के गम ने मेरी सोचे समझने की सलाहियत ही सलब कर ली। वह जिद्दा होती बोली। परी ने यूं ही दरवाज़ा खोला, सामने बेहोश वजूद को फर्श पर पड़े देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। माथे से बहता खून फर्श पर एक लकीर की सूरत कलीन में जज़ब हो रहा था। चेहरा जैसे लट्ठे की मांद सफ़ेद हो चुका था, होंठ भी नीले पड़ चुके थे। पता नहीं वो कब से इस हालत में पड़ी थी। परी की तो हिम्मत ना हुई उसके करीब जाने की। उसने पीछे की जानब दौड़ लगाई। वो दौड़ती सीढ़ियाँ फैलाती जो वो हवेली से बाहर खड़े शरफू के पास हाँफती हाँफती पहुंची। सांस भी भागने की वजह से फूल चुका था, पाँव में जूतियाँ भी ना थी। और वो चेहरे की भी रंगत देखकर उसके लम्हे को तो शरफू ने भी दिल पर हाथ रखा। परी, खैर तो है ना? क्या हो गया है तुझे जो इस तरह भागी चली आई है, वो भी इसी हुलिये में? अम्मा साईं तो ठीक है ना? उसने परी की उड़ी रंगत देखकर पूछा। वो शरफू, छोटी बीबी, उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बोल भी सही, क्या हुआ छोटी बीबी को? शरफू ने सवाल किया। वो इनके माथे से खून बह रहा है, वो अपने कमरे में पड़ी है, और मुझे लगता है उनको सांस भी नहीं आ रहा। अल्लाह न करे, मुझे लगता है वो मर। परी, क्या हो गया तुझे? अच्छे अल्फाज मुँह से निकाल, क्यों मायूसी की और डराने वाली बातें कर रही है तू? शरफू ने उसकी बाल काटते कहा। तो जल्दी से छोटे साई को फ़ोन लगा, जल्दी कर। मैं करता हूँ फ़ोन। जो जेब से फ़ोन निकालते बोला। बेल तो जा रही थी, मगर साई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। लो, अब काट दिया। शरफू ने मोबाइल की स्क्रीन को तकते का। शरफू, तू बार बार कॉल कर, क्या पता उठा लें, बस तू कॉल कर। वो अपनी हथेलियाँ रगड़ते बोली। मोहम्मद, जो सिरकट पर सिगरेट फूँक रहा था, बार बार आने वाली शरफू की कॉल पर उसके माथे पर बल पड़े। अब इसको क्या मौत पड़ी है, क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं, कहीं फ़ोन भी नहीं लेने देते। ये कहते उसने फ़ोन कहाँ से लगाया। हाँ बोल शरफू, क्या मुसीबत आ गई?
तुझसे सब्र नहीं हो रहा, वो गुस्से से बोलने लगा, मगर दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय परेशानी साफ नजर आ रही थी। माथे पर पड़े बल ढीले हुए सिगरेट का आधा हिस्सा फेंकते फोन बंद करते वो फ़ौरन गाड़ी में बैठा और जितनी स्पीड से चला सकता था इतनी तेज़ी से हवेली की जानब चलाया। वो खुद को कोस रहा था कि आपको उसकी वजह से ही तो ये सब हुआ था। वो ना करता गुस्सा कलब को, ना डराता और धक्का ना देता तो इसकी आज ये हालत भी ना होती। आखिर वो इतना बेबस कैसे हो सकता है, बेहिस कैसे हो सकता है? वो बेकसूर थी, उसका कोई जुर्म न था। उसकी उसे ही क्यों सज़ा दे रहा हूँ मैं? बस अब एक बार वो ठीक हो जाए, फिर उसे कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। मैं एक खरोंच भी तक नहीं आने दूँगा। उसके भाई ने जुर्म किया है तो सज़ा भी उसी को दूँगा। मोमिन ने खुद से ऐद किया। कलब का सुनते पता नहीं क्यों उसके दिल को बहुत तकलीफ़ पहुँची थी। उसे जैसे किसी ने छुरा उसके दिल में खौफ दिया हो। इसी सोच में हवेली के पोर्च में गाड़ी रोकते वो झटके से बाहर निकला और अपने कमरे की तरफ भागा। रास्ते में परी भी उसके पीछे भागी। कमरे में पहुँचते ही सामने का मंजर उसे अपना दिल चीरता हुआ महसूस हुआ। जिस्म से जान निकलती है, ये उसे अब मालूम हुआ था। वो तो खुद अपनी कफ़ियत से अनजान था। वो तो बस इस लड़की को तकलीफ़ देनी चाहा था। फिर उसका दिल क्यों कट रहा है था। मोहम्मद ने लपक कर उसके पास बैठते उसे अपनी बाहों में भरा। कलब के बेजान बाजू झूलने लगे कलब के बेजान बाजू झूलने लगे थे। अब ही उसे बाजू में भरे वो सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था। सामिया ने हैरत से उसे देखा तो उसके तन बदन में आग लगी कि एक वानी की इतनी परवाह। शर्फू गाड़ी निकालो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। वो कलब को बाहों में भरे ही कहीं दूर खड़े शर्फू को बोला। शर्फू ने गाड़ी निकालते ही उसने बैक सीट पर कलब को लटाया, फिर खुद भी बैठा। गाड़ी हॉस्पिटल की जानब तेजी से रवाना थी। मोहम्मद की नज़रें कलब के मासूम चेहरे को टिकी थी। उठो, देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ तुम आँख खोलो। लो, प्लीज़ आंखें खोलो। मोहम्मद ने उसका चेहरा थपथपाते दीवानापन से कह रहा था। शर्फू गाड़ी तेज़ चलाओ। हॉस्पिटल में पहुँचते ही उसने कलब को फिर से अपनी बाहों में भरा और उसे लिए अंदर बढ़ा। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को देखें, ये आंखें नहीं खोल रही। प्लीज़ आप इसको देखें, क्या हो गया है? और बेकरारी से कहता डॉक्टर को कोई और दीवाना ही लगा वो बेकरारी से कहता डॉक्टर को कोई और दीवाना ही लगा था। देखिए शाह साहब, आप हौसला रखें, हम अभी आपकी मिसेस को देखते हैं। डॉक्टर ने सिस्टर सली दी। डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, माथे की बैंडेज भी कर दी और वो ये सारी कार्रवाई बेचैनी से देखता रहा। डॉक्टर, क्या बात है, वो ठीक तो है ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? डॉक्टर ने करीब आते ही मोहम्मद ने बेचैनी से पूछा। जी सब ठीक है, चोट तो गहरी नहीं थी, हमने बैंडेज कर दिया है, मगर मुझे लगता है वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई हैं। आपने अच्छा किया कि उन्हें वक़्त पर ले आए। दवा लिख दी है, आप उन्हें वो खिला दें और इसी तरह और किसी तरह से भी स्ट्रेस से दूर रखें। डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज से उसको हदायत दी। फिर कलब को लेकर हवेली आ गया। कलब को नींद का इंजेक्शन दिया गया था, उस वजह से वो अभी तक सो रही थी। मोहम्मद उसके पास बैठा बस उसके चेहरे को तकता जा रहा था। कितना मासूम पकीज़ा चेहरा था। मैंने इसे तकलीफ़ देता रहा, मेरी वजह से इन किरनी जैसी आंखों में आंसू आए और अब कलब की आंखों को उंगलियों से छूते वो खुद से बोल रहा था। वो नींद में थे जब गर्दन पर ठंडी नोकदार चीज़ के दबाव की वजह से उनकी आँख खुली। अम्मा साईं नींद की दवा लेके सोई थी, जिसकी वजह से आने वाले को कोई खतरा नहीं था। शायद वो पहले ही से ये बात जानता था, तभी उसने इसीलिए रात के इस पहल का इंतखाब किया था। बगैर सूचना के सारे पेपर्स मेरे हवाले कर दो और इन पर साइन भी कर दो, वरना तुम जानते हो बुड्ढे के तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। एक बेटा तो तुम खो ही चुके हो, तुम्हारा बस एक ही सहारा बाकी है जिसे तुम हरगिज़ खोना नहीं चाहोगे, और तुम्हारा पोता, वो भी तो तुम्हें बहुत अजीज़ है। आखिरी निशानी जो है वो तुम्हारे बेटे की, लेकिन न तुम उसे भी नहीं खोना चाहोगे। आने वाला अनूस उसकी गर्दन पर छुरी रख के बोल रहा था। हैदर शाह ने भी उसकी बात मानते सारे पेपर्स उसके हवाले किए और जो कागज़ उसके हवाले किया था इस पर भी साइन करके कागज़ उसको थमा दिए। आने वाले ने एक तंज़िया मुस्कुराहट पास की और जैसे चुपचाप आया था वैसे ही चला गया। हैदर शाह पीछे अपना सर थामते रह गए। मत मारो चाची, मुझे मत मारो, मैं सारा काम कर दूंगी। और नींद में भी बेचैनी से बोल रही थी। मोहम्मद, जिसकी बैठे ही आँख लगी थी कलब की आवाज़ पर, उसकी आँख झट से खुली। क्या हुआ, तुम ठीक हो? देखो इधर कोई नहीं है, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कोई तुमसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करेगा। मोहम्मद ने उसका हाथ पकड़ते कहा। कलब ने बोझल आंखें खोल वो चाची के पास नहीं की, मगर अपने इतने पास मौजूद शख्स को देखकर वो खौफ से कांपती
काँपने प्लीज़ मुझे मत मारें, मैंने कुछ नहीं किया। वो इससे दूर होती बोली। मोहम्मद ने जब से आंखें बंद की थी, पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। लो पानी पी लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पक्का कुछ नहीं बोलेंगे ना? गिलास की तरफ हाथ बढ़ाते उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो कुछ नहीं बोलूँगा, और अगर ना मानी तो फिर तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। उसे अपने करीब करते हुए बोला। हाँ हाँ, मैं मानूंगी, किसी मासूम बच्चे की तरह वो बोली। चलो अब आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। मोमन ने उससे सीने से लगाते उसका सर थपाते कहा। वो आंखें बंद करती उसका हुक्म मान गई। मोमन बेखुद उसके शफाफ चेहरे को देखता गया, जिस पर अब सुकून था। पहले भी ये बेचारी पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करती रही, और फिर मैंने भी इसको यहाँ लाकर इतने जुल्म किए, मगर अब नहीं किसी और के जुल्म की सज़ा मैं इसे नहीं दूंगा, वरना ना ही किसी और को देने दूंगा। ये सोचते उसने कलब को खुद में ऐसे बिछा, उसके दिल में एक सुकून सा उतरा, जैसे बहुत कीमती शय उसको मिल गई हो। फिर वो भी आंखें मूंद गया। परी, तुम किसका खाना लेकर जा रही हो? ये मैं। और ये मोमन नीचे क्यों नहीं आया खाना खाने? अम्मा साई ने बर्तनों में खाना सजाती परी से पूछा। अम्मा साई, वो रात कलब बीबी को तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, वो बेहोश हो गई थी, तो छोटे साई उन्हें अस्पताल ले गए। अभी भी उन्होंने कहा है कि उनका और कलब बीबी का खाना ऊपर ले जाऊँ। परी ने ट्रे सजाते कहा। तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं जाकर देख लेती बच्ची को? तुम भी ना हद करती हो परी। तुम्हारी माँ सकीना तो इतनी लापरवाह कभी नहीं रही जितनी तुम हो। मासाई ने इस परी को सुना डाली। पहले अपनी अदाएं और मासूमियत से मोमन को फंसा लिया इस साइन ने। अब आप भी उसके आगे पीछे जाएंगी। अम्मा साई असामियान के लफ्ज़ों में कलब के लिए झलकती नफरत वहाँ मौजूद सब लोगों ने महसूस की थी। वो मासूम क्यों इतने जुल्म बर्दाश्त करे? इसका क्या कसूर है आखिर? अम्मा साई आंखों में उसका मासूम चेहरा घुमा। होगी वो मासूम बेगुनाह बच्ची, मगर आप सब ये क्यों भूल जाते हैं कि ये है तो वो ही एक कातिल की बहन और वानी। फिर भी ये अनाइटे क्यों? प्लेट में चम्मच पड़ते वो ज़ोर से बोली। क्या तरीका है? ये साबित नहीं हुआ कि उसका भाई कातिल उसके भाई कातिल है। चलो हम मान लेते हैं उसके भाई ने कत्ल किया है, मगर इस मासूम का इस सब में क्या कसूर है? वो तो इस सब बारे बातों में थी ही नहीं। और ये क्या ये काफ़ी नहीं कि वो इस घर में अपने भाई के इन गुनाहों की सज़ा भुगत रही है जो उसने किए भी नहीं? के नहीं। और रही बात मोमन की, तो कलब उसकी बीवी है, वो जो चाहे उसके साथ सलूक करे। तुम इस पर बात ना ही करो तो बेहतर है। हैदर शाह सुरख आंखें लिए अपने सख्त अंदाज में सामिया को घूरते हुए बोले। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं। आप सब करें आराम से नाश्ता, बस थोड़ा सा सूप पी लो। अगर कुछ खाओगी नहीं तो पियोगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? मोहम्मद बिन बने सूप पिलाने प्यार से उसे समझाया। मुझे नहीं पसंद, ये इसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता। वो हंसी हुई। मैं बोल रहा हूँ ना जल्दी से पी लो, नहीं तो मैंने फिर गुस्सा करना है, और तुमने अपनी अभी दवाई भी तो खानी है। चेहरे पर गुफ्त की तारीफ करते मोमिन बोला तो वो जल्दी जल्दी मोमिन के हाथ से सूप पीने लगी। मोमिन को टैबलेट अपनी तरफ बढ़ाता देख तो कलब का मुंह बिगड़ गया। बड़े बुरे मुंह बनाती वो कभी मोमिन के चेहरे को देखती तो कभी उसके हाथ में पकड़ी टैबलेट को। मोमिन ने हंसी दबाते दूध और टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाए। कलब ने मुंह सोड़ रे मगर फिर मोमन की घुड़ियाँ देखते हुए उसे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। शाबाश, अब तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ काम पर से। परी, तुम्हारे पास होगी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इससे कहना। और और कमरे से मत जाना। मोमन उसे हिदायत करता चला गया। हाँ बोलो, अब क्या मसला है? वो पेपर्स बुढ़े के साइन करवा दिए तो दिए थे तुम्हें। वो बुढ़ा हमारी सोच से भी ज़्यादा होशियार निकला। उसने तो जदाद नाम कर दिया। किसी के हमारे हाथ एक ढेला नहीं आना। वो किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह बोला था जिसने सब कुछ दांव पर लगाकर भी बाजी हार दी थी। किसके नाम है सारी जायदाद और हवेली? सारी जायदाद तो मोहम्मद के नाम है कर दिया हैदर शाह ने, मगर वो हवेली इस लड़की, कल की आई लड़की के नाम कर दी। तो उसके पाँव इस खबर लड़खड़ाए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इन लोगों को महरूम रखकर किसी गैर के नाम पर तो अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? जो भी करो, मुझे बस सारी जायदाद चाहिए। सामिया, तो तुम होश से काम लो, हम लोग बहुत जल्द इन लोगों से सब छीन लेंगे। पहले तो हमें इस लड़की पे फोकस करना होगा, उसको डरा धमका के हवेली अपने नाम करवानी होगी, और सबसे अहम काम तुम्हें मोमन की शादी आलिया से जल्द अज जल्द करवानी होगी, क्योंकि वो लड़की अगर मोमन के दिल में जगह बनाने में कामयाब होगी तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका जवाब ना पाके वकार ने उसे पुकारा। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, बस अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। आलिया इस घर की बहू और मोमन की बीवी ही बनेगी, और इस लड़की को खाली हाथ यहाँ से जाना होगा। मैंने अपना शोर तो खो दिया, मगर ये हवेली और जायदाद किसी कीमत पर नहीं खो सकती हूँ।
सामिया का शातिर दिमाग अब तेज़ी से काम कर रहा था। वो किसी नतीजे पर पहुंच चुकी थी और उसे पता था अब क्या करना है जिससे उसका नाम भी ना आए और सारा मामला भी हल हो जाए। कहाँ जा रही है बेगम साहिबा? अम्मा साई को सीढ़ियाँ चढ़ते देख हैदर शाह ने पूछा। अपनी छोटी बहू से मिलने जा रही हूँ, आप भी आ जाएं, साथ चलते हैं। उन्होंने तानते साथ के साथ साथ हैदर शाह को भी साथ आने की दावत दे डाली। आज उनके लहजे और लफ्ज़ों में कलब के लिए वो जहर नहीं था जो वो पहले हुआ करता था। आज इस नफ़रत की जगह हैदर शाह को मोहब्बत नज़र आ रही थी। चलें, जो हमारी बेगम साहिबा का हुक्म वो भी उनके साथ हो लिए। कलब ने इन दोनों को देखकर फ़ौरन सलाम किया। जीती रहो हमारी बच्ची। अम्मा साई और हैदर शाह ने उसके सर पर हाथ रख कर दुआएं दी। कलब तो हैरान सी खड़ी के आखिर ये काया का पलट कैसे हो गई। पहले मोहम्मद, अब ये। उसे लगा उसके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अब कोई जुल्म नहीं, कोई आंसू नहीं होगा उसकी आंखों में। मगर ऐसा कब हुआ कि खुशी का मौसम ठहर जाए? गम से कहाँ बर्दाश्त होता है खुशियों के डेरे जमा लेना। खुशियों को निकल कर गम कहाँ कहीं ना कहीं इसे अपनी जगह बना ही लेते हैं। एक ही मौसम से तो इंसान। बेटी मुझे बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत मारा। आखिर भी मैं भी क्या करती। जवान बेटे के गम ने मेरी सोचे समझने की सलाहियत सलब कर दी थी। मुझे कुछ पता न था कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। याद था तो सिर्फ ये कि तुम मेरे बेटे के कातिल की बहन हो। ये तो सोच ही नहीं रही थी कि तुम भी इंसान हो। तुम्हारा आखिर इस सब में क्या कसूर? और मेरे मोमिन की दुल्हन हो तुम। मगर अब मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अम्मा साई ने कलब के सामने अपने कांपते हाथ जोड़ दिए। अम्मा जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप बड़ी हैं मुझसे, आपकी तो कोई गलती नहीं। आपने जिस बात में आकर कहा, जो भी कहा, आप मेरी बड़ी हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। कलब ने उनके जोड़े हाथ अपने हाथों में लेते कहा, आज से तुम हमारी बेटी हो। अल्लाह ने तुम्हारी सूरत में हमें बेटी दी है। हैदर शाह ने आज अफराज सयाब चौधरी से किया वादा कलब को बेटी बनाकर पूरा कर दिया था। कलब के लिए भी ये खुशी की बात थी क्योंकि अम्मा साई की सूरत में उसे माँ मिलने वाली थी। माँ का वो प्यार जिसके लिए वो बचपन से तड़पी थी, वो अम्मा साई से उसे मिलने वाला था। राफ़े एक औरत तुमसे मिलने आई है, मैंने इससे कहा था, मगर कहती तुम उसे मिलकर ही जाएगी। ज़रा मुझे भी बताओ कौन है वो? रक्षकंदा बेगम ने तो न जाने क्या समझी थी। राफ़े को उठाते वो बोली, अम्मा अब मुझे क्या पता कौन है, आप खुद पूछ लें ना उससे। राफ़े ने तकरीबन चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि वो खुद किसी लड़की को नहीं जानता था। अगर तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर है तो सब ख़त्म कर दो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हारी शादी सब मेरी भांजी से होगी। देखो अम्मा, ये मेरे जोड़े हाथ तेरे सामने। मेरा कोई चक्कर नहीं है, ना मैं नहीं जानता कौन है, कौन क्यों आई है, बस कर दे अब दफ़ा। राफ़े ने पाँव में जूते पहनते हुए जारिया से कहा, जी आप कौन? सामने नकाबपोश औरत जो देख राफ़े को ने लिया, तो आप हैं राफ़े चौधरी? जी मैं ही हूँ, मगर आप कौन हैं? ये मेरा नंबर है, आपको ये जानना ज़रूरी नहीं कि मैं कौन हूँ वगैरह वगैरह, बस यूँ समझ लें आप क्यों दर्द हो। अगर आपको कलब चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कागज़ उसके हाथ में थपाती वो चली गई। वह उसकी बात का जवाब दिए, जबकि राफ़े अपने हाथ में पकड़े कागज़ को ही देखता रह गया और दिमाग में बस एक ही नाम गूंजने लगा, कलब। मोहम्मद साहब, आपने बुलाया? कलब जो सामिया के ये कहने पर कि मोहम्मद उसे बुला रहा है उस कमरे में आई और दरवाजे के बंद होने पर खौफ से उछली और रही से कसर सामने खड़े शख्स ने पूरी कर दी। उसकी शक्ल देखकर ही वो खौफजदा होगी। घबराओ नहीं, मैंने ही बुलाया था तुम्हें। ऐसा मासूम और शफाफ चेहरा मैंने पहली बार देखा है। वो खवासत से कहता कदम उसकी तरफ उठा रहा था। दूर रहो मुझसे, अल्लाह का वास्ता है, मुझसे दूर रहो। वो पीछे की जानब अपने वजूद को घसीटते हुए उसके सामने गिड़गिड़ाई, तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है लड़की। क्या ये बेहतर नहीं कि तुम भी खुद को हल्कान न करो? वैसे भी तुमने आ ही जाना है मेरी बाहों में। वो कहते हुए उसके करीब आया, झुककर उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। माशाल्लाह क्या हुस्न है, मगर वो क्या है ना, तुम्हारे सिर्फ नाम के शोहर ने तो इस हुस्न का खराज देना नहीं मैं ही दे देता हूँ। वो कमीनगी से कहता उसके बाल की लिट को कान के पीछे उड़ेसने लगा। मोहम्मद साईं तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं सबको तुम्हारी हकीकत बताऊँगी। ज़लील कमीने, दूर रहो मुझसे। वो छोटी सी लड़की दरिंदे की गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करती। शौक़ से बताना, अगर कोई यकीन करे तो। ये कहते वो उसका दुपट्टा उतार के परे फेंक चुका था।
वो गलीज़ नज़रें उस पर गाड़े, झुकने लगा। कमीने ज़लील इंसान, दूर हो मुझसे। उसके बाजू पर दांत गाड़े वो वक़ार से खौफ को छुड़ाने की कोशिश खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वक़ार दर्द से बलबलाया। एक लम्हे के लिए उसकी गिरफ्त कलब पर कम हुई तो वो इससे दूर भागकर दरवाज़ा खोलती बाहर की तरफ भागी और उसने भी वहीं से भागने की। मोमन, जो अपने कमरे की खिड़कियाँ खोले नीचे झाँक रहा था, उसकी नज़र बाहर की तरफ जाते वक़ार पर पड़ी। ऐसा लगता था जैसे वक़ार है, जल्दी में हूँ, और वो बार-बार पीछे मुड़ के देख रहा था, जैसे किसी से भागने की कोशिश कर रहा हो। इसी लम्हे रोती कांपती क्लब कमरे में आई और आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मोमन फ़ौरन उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, मोमन ने उसे बैठाते पूछा। वो बताओ मुझे, वो क्या? तुम डरो नहीं, मुझे बताओ किसने कुछ। मोमन कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नज़र क्लब के कंधों से फटी कमीज़ पर पड़ी तो उसका खून खोल उठा और बाकी के अल्फाज उसके मुंह में रह गए। उसके दिमाग की रगें तन गईं। वक़ार, तुमने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डालने की कोशिश की। तुम इतने घटिया निकलोगे ये मैंने सोचा नहीं था। खैर, क्लब को छूने की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये सोचते वो उठने लगा तो क्लब ने उसका हाथ पकड़ कर रोक लिया। तुम डरो नहीं, अब कोई नहीं आएगा। मैं अभी वापस आ रहा हूँ, बस तुम्हारे पाक जिस्म को छूने वाले के हाथों को तोड़कर। नहीं, वो बहुत गंदे हैं। मैंने बोला भी कि मैं मोहम्मद सैन को बोलूँगी, वो आपको मारेंगे, मगर वो कहते हैं आप उन्हें नहीं मारोगे। क्लब ने सूसू करते उसे सारी बात बताई। वो अपना नाम क्लब के मुँह से सुनकर मोहम्मद के होठों पर मुस्कान आई। तुम आंसू साफ करो, अब एक भी आंसू तुम्हारी आंख में ना आए, नहीं तो इसकी वजह मैंने तुम्हारी पिटाई कर देनी है। मैं जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। तुम कमरे से बाहर ना जाना। मोहम्मद इसको हिदायत करता कमरे से निकल गया। हाँ बस अम्मा साई के कानों में तो मैं अ, 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 तुम्हारा मोमन की शादी की बात डाल दी है। मोमन सामिया के कमरे के सामने से गुजरते उसके कमरे से आने वाली आवाज़ पर खटक कर रुका, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा खुला था, इसलिए आवाज़ साफ बाहर आ रही थी। शायद सामिया दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। हाँ बस वकार भी क्लब को डरा धमका के हवेली हमारे नाम करवा लेगा और फिर तुम मोमन की जायदाद अपने नाम करवा लेना। फिर हमारा मकसद पूरा हो जाएगा और हमने जो चाहा वो हमारा होगा। फिर वो बुढ़ा, उसे तो मैंने पहले ही डरा रखा है। इस बुढ़िया का भी अच्छा इंतज़ाम किया है। अच्छा फ़ोन रखती हूँ। एक तो उनके पोते को मैं बड़ी मुश्किल से संभाल रही हूँ, पता नहीं कब जान छूटेगी। उसके लहजे में अपने ही बेटे के लिए नफ़रत थी। वो कैसी माँ थी कि जिसे शौहर की मौत से फ़र्क ना पड़ा था। वो कैसी माँ थी कि इस पर अपना ही तलख़ जिगर बोझ था, जिससे जो जान छुड़ाने के चक्कर में थी। कोई इतना संगीन कैसे हो सकता है? मोमिन को लगा वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके लिए अपने पाँव पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामिया ऐसा कैसे कर सकती है। अगर वो किसी और के मुँह से सुनता तो कभी इस बात पर यकीन ना करता, मगर हकीकत थी, वो अपने कानों से ये सब सुन चुका था। खुदा ने हकीकत उस पर वाज़िया कर दी थी। वो किसी बेगुनाह को इस गुनाह की सज़ा दे चुका था जो उसने किया ही नहीं था। इसने दरवाज़े का सहारा लेने के लिए पकड़ा तो वो खुलता चला गया। सामिया एकदम पलटी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। मोहम्मद को कमरे में देखकर उसे लगा सब खत्म हो गया। मोहम्मद ने सब सुन लिया। सॉरी भाभी, वो मैं मुबश्शिर को लेने आया था। आप हर वक़्त अकेले इसको सँभालती रहती हैं, मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए ले जाऊँ। मोहम्मद ने सामिया के चेहरे की उड़ती हवाइयाँ देखते कहा, हाँ हाँ, बहुत तंग करता है ये मुझे और तुम्हारी बीवी को, इसलिए नहीं देती हूँ कि कहीं तुम्हें ना बुरा ना लग जाए। सामिया ने बात बदली, ऐसे कैसे बातें कर रही हैं आप? इसे पकड़ा दिया करें। वैसे कौन सा उसे हवेली के काम करने होते हैं, एक बच्चा तो संभाल ही लेगी। आप रहने दें, मैं आज ही उससे कहता हूँ, अब मुबश्शिर को वही देखा करेगी। आपकी तो मुझे तबीयत ही ठीक नहीं लग रही। मोमन ने फिक्रमंदी से कहने पर आलिया ने अपना माथा छुआ, जहाँ इतनी सर्दी में भी पसीने की बूंदें थीं। हाँ, थोड़ा सर में दर्द था तो इस वजह से। अच्छा, मैं मुबश्शिर को ले जाता हूँ, आप आराम करें। मोहम्मद मुबश्शिर को उठाते वहाँ से चला गया। आलिया ने सूखा सांस लिया कि मोहम्मद ने कुछ नहीं सुना, मगर बहुत देर हो गई थी। इन सब का भांडा बीच चौराहे में फूट चुका था। दरवाज़ा खुलने पर क्लब ने सर उठा के आने वाले को देखा। मोहम्मद को देखकर उसने शुक्र अदा किया क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। मुबश्शिर, आप उनके पास जाओ बेटा, ये आपकी आनी है, मुबश्शिर क्लब के हाथ में देते मोहम्मद ने कहा, जबकि वो 3 साल का बच्चा भी खुशी खुशी क्लब के साथ खेलने लगा। तुम इसका ख्याल रखना, ये तंग नहीं करता। मैं अम्मा साईं और बाबा से एक ज़रूरी बात करने के आता हूँ। मोमिन के चेहरे पर सुकून था, एक ऐसा सुकून जो इंसान को सही रास्ता मिल जाने पर चेहरे का अता कर लेता है। मोहम्मद, तुम होश में तो हो? ये क्या बात कर रहे हो तुम? मोहम्मद की फरमाइश पर हदशा धारे। हाँ अब्बा साईं, मैं होश में हूँ और अभी तो होश में आया हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारा वक़्त ज़ाया कर दिया। देखो मोहम्मद, जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं किए जाते बेटा।
अम्मा साई ने उसे समझाना चाहा। अम्मा साई, मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं करा, वो सोच समझ के आपको ऐसा बोल रहा हूँ। कल का क्या होगा? वो बच्ची जो इस हवेली में तुम्हारी दुल्हन बन के आई है, उसके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी क्या? अम्मा साई को कलब की फ़िक्र सताने लगी। आप उसकी फ़िक्र ना करें, दोनों को पूरे हकूक़ दूँगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वैसे भी अभी वो बहुत छोटी है। मोमन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सब हमारे अच्छा नहीं होगा, हैदर शाह ने किसी अनजाने खौफ़ से कहा। बाबा साईं, आपको क्या लगता है मुझे आप सबकी परवाह नहीं है? आप सबकी फ़िक्र है, तभी मैं फ़ैसला कर रहा हूँ। मोमन किसी हद तक तो इनके ख़दशात समझ गया था। मोमन, अगर कुछ भी गलत हुआ तो इस सब के ज़िम्मेदार तुम होगे, ये बात याद रखना। हैदर शाह को लगता था कि आलिया के इस घर में आने के बाद सामिया की पोज़ीशन और मज़बूत हो जाएगी और इस हवेली का शहज़ादा ही बिखर जाएगा। बाबा साईं, भरोसा रखें मुझ पर, एक दिन आप खुद मेरे इस फ़ैसले पर खुशी और फ़ख्र महसूस करेंगे। अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा तुम बोल रहे हो। तो मुझे तो हालात किसी और ही सिमट जाते नज़र लग रहे हैं। हैदर शाह ने सर्द आह भरी। मोहम्मद, आप यहाँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मोहम्मद को अपने घर पर अपने सामने मुस्कुराता देख आलिया का तो हैरत से मुँह खुल गया। हाँ, क्यों, तुम्हारे घर आने पर कोई पाबंदी है क्या? मोहम्मद ने उल्टा उससे सवाल किया। नहीं नहीं, तो वो आप कभी आए नहीं तो आज यूँ अचानक देख के पूछा। हाँ, बस तुमसे मिलने का दिल कर रहा था तो चला आया। मोहम्मद के जवाब पर आलिया के हाथों से मोबाइल गिरते गिरते बचा। हैरत और खुशी के तासरात बैग वक़्त उसके चेहरे पर आए। खैरियत, आज मेरी याद कैसे आई बड़े लोगों को? आलिया ने खुद को नॉर्मल करते पूछा। हाँ, काफ़ी दिनों से कुछ लोग दिलो-दिमाग पर छाए हुए हैं, तो सोचा उनका दीदार ही कर लिया जाए। अल्फाज़ और अंदाज़ में मोहब्बत से मोहित दिलकश मुस्कुराहट सजाए। क्या ये वही मोहम्मद था जो किसी लड़की को देखना भी गवारा न करता था? और आज आलिया पर हैरतों के पहाड़ टूट रहा था। अगर ये कहा जाए कि मोहम्मद एक कमाल एक्टर था तो गलत ना होगा। उसने जिस तरह आलिया के सामने एक्टिंग की, अगर इसका अली या कोई और देख लेता तो गश खाकर गिर पड़ता। आलिया के पास तो कहने को कुछ था ही नहीं। उसे लगता था मोहम्मद जैसा पत्थर दिल, अपने काम से काम रखने वाला, हर वक़्त नाक पे गुस्सा जमाए रखने वाला, कभी उसके साथ नहीं आएगा, वो कभी उसे शीशे में उतार नहीं पाएगी। मगर इधर तो सब उल्टा हो गया था। उसे इस सब के लिए थोड़ी-सी भी कोशिश नहीं करनी पड़ी। मोहम्मद ने उसका काम आसान कर दिया। मेरी अव्वलीन तरजीह तुम ही थी। वो लड़की तो महज़ वानी में आई है, मेरी बीवी के ओहदे पर कभी फ़ाइज़ नहीं हो सकती आज से, बल्कि अभी से तुम ये बात ज़हन नशीं कर लो कि इस हवेली की ख़ानदानी बहू सब तुम बनोगी और बहुत जल्द तुम मेरे पास बहुत पास होगी और तुम खुद को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझोगी। बस थोड़ा-सा इंतज़ार। आलिया के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान बिखरी, जबकि ये कहते हुए मोहम्मद के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी, जैसे शिकारी ने अपने शिकार को फांस लिया हो। सुनो, तुम कुछ नहीं कहोगी क्या? मोहम्मद ने अपनी गंभीर आवाज़ में उसके कान के पास से गोशी की। आलिया की धड़कनों ने 180 की रफ्तार पकड़ी। इस शख्स के आगे तो उससे पे अल्फाज ही ख़त्म हो जाते थे। एक अजीब खूबसूरत सहर था मोहम्मद की शख्सियत में, जो बंदे को खुद में जकड़ लेता था। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आलिया ने शर्मा के कहा। तुम भी बहुत अच्छी लगती हो मुझे, मोहम्मद ने हनूस चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहा। अब मैं चलता हूँ, बहुत जल्द अम्मा साईं और अब्बा साईं तुम्हारे घर आएंगे। मुझे यकीन है तुम्हारे घर वालों को की तरफ से हाँ ही होगी। मोहम्मद तो आया था और छा गया, और आलिया को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। बाहर निकलते मोहम्मद के चेहरे पर हमेशा वाली संजीदगी आ गई थी। कुछ देर पहले वाली नरमी और मुस्कुराहट का निशान तक बाकी ना था। अब तुम लोगों से मैं तुम्हारी ज़ुबान में ही बात करूँगा, क्योंकि तुम लोग मोहब्बत में मारने के आदी हो, तो मैं भी तुम लोगों को इसी मोहब्बत के जाल में फंसा के मारूँगा। मोहम्मद सोचते हुए अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ में बैठ कर वापसी के सफ़र पर रवाना हुआ, क्योंकि उसने अपनी मंजिल के लिए पहला और अहम कदम बढ़ा लिया था। मोहम्मद के जाते ही आलिया ने सामिया को फ़ोन लगाया। अभी मैं आपको बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ, पुरजोश लहजे में आलिया ने सामिया को बताया। क्यों बहन, कोई कानून का ख़जाना हाथ लगा है जो इस कदर खुश हो? सामिया ने तंज़ किया। अरे आप भी ऐसा ही समझ लें, कोई कानून का ख़जाना हाथ लगा है। आलिया ने भी उसी के अंदाज़ में जवाब दिया। अच्छा, अब सीधा सीधा बता, आखिर बात क्या है जो तू इस कदर खुश है? आप ही यूँ समझ लें, अब हम अपने मकसद के बहुत बहुत करीब पहुँच चुके हैं, आलिया ने राज़दाना अंदाज़ में कहा। अब बेहलिया ना बजवा, बस इतना बता कि असल बात क्या है? सामिया ने खुशी से कहा। यूँ समझे मोहम्मद अब मेरी मुट्ठी में होगा। समझने और होने में बड़ा फ़र्क है बहन, सामिया ने फिर तंज़ किया। हाँ है तो, मगर बस कर बहन, तुम ना अब रात के बजाय दिन में भी ख्वाब देखने लगी हो। मैं रख रही हूँ फ़ोन, आलिया की बात काटते सामिया ने गुस्से से कहा। मोहम्मद ने मुझे प्रपोज़ किया है। सामिया को लगा आलिया मजाक कर रही है। तुम मजाक कर रही हो ना? दोबारा दोबारा बोलो, अभी क्या कहा तुमने? सामिया के लहजे में भी यकीन नहीं थी। मोहम्मद ने मुझे प्रपोज़ किया, बहुत जल्द वो मुझसे शादी करने वाला है। ये ना तो कोई ख्वाब है और ना ही कोई मजाक, बल्कि एक खूबसूरत हकीकत है। आलिया की तो खुशी संभालने नहीं संभल रही थी, कहीं ये सब मोहम्मद की चाल ना हो। आलिया, सामिया तो ये सब अजीब लग रहा था। आप भी ना, मोहम्मद हमारे बारे में थोड़े जानता है, वो क्यों कोई चाल चलेगा? आप भी ना। आलिया ने उसकी बात की नफ़ी की।
हाँ, ये बात भी है। मोमन कौन-सा ये बात जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। चलो जो भी है, मुबारक हो तुम्हें, ये वाक़ई बहुत बड़ी खुशी की खबर है। अब सामिया भी पुरस्कून थी। उनको लग रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रही हैं, उनके करीब पहुँच रही हैं, मगर असल में हकीकत तो कुछ और थी। वो वक़्त अपनी बर्बादी और नाकामी के करीब जा रही थी। मोमन ने ऐसी चाल चली थी कि उनको लग रहा था कि वही जीत रही हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं। मोमन इनको वही दिखा रहा था जो वो देखना चाहते थे। असल बाज़ीगर वो होता है जो अब ऐसी बाज़ी खेले कि सामने वाले को यकीन हो जाए कि जीत उसी की है और दोबारा बंदा हार रहा हो, और जीत उसी की हो जो इस असल में हारता हुआ नज़र आए। मोमन ने भी ऐसी ही बाज़ी खेली थी, जिसमें बज़ाहिर तो सामिया लोगों को लगा वो जीत रहे हैं, मगर हकीकत तो ये थी कि उनका हार की तरफ पहला कदम था। आज जो भी क्लब के बारे में क्या जानती आप जो भी क्लब के बारे में क्या जानती हैं? राफ़े ने बहुत सोचने के बाद इस नंबर पर आखिरकार मिला ही दी, जो उसके हाथों में वो नकाबपोश थमा गई थी। सलाम करने का रिवाज नहीं है मेरे ख़्याल से आपकी तरफ। सामिया ने उसके सलाम ना करने पर चोट लगाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब लग रहे हो किसी अच्छे ख़ानदान के सुलझे हुए लड़के। अब सलाम दुआ की हो गई तो काम की बात पे आएँ। रफ़ा उकताए हुए लहजे में बोला, ना ना लड़के ऐसे बात नहीं करते, क्योंकि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, वो भी बिना किसी गर्ज़ व तमन्ना के। तो तुम्हें ज़रा सब्र। सामिया ने चबा चबा के कहा। हाँ, मगर मैं नहीं जानता आप में सब मेरी मदद कर रही हैं या आपको कोई ग़र्ज़ नहीं, बल्कि मुझे तो साफ लग रहा है कि इस सब में आपका कोई अपना कोई ज़ाती मुफ़ाद है, वरना कौन ऐसे किसी के घर के आके इतनी बड़ी ऑफ़र करता है। राफ़े भी कोई दूध पीता बच्चा तो ना था जो किसी को समझ ना सके और उनको जो बगैर किसी जान पहचान के उसे मदद की ऑफ़र करें। वैसे काफ़ी समझदार लगते हो तुम मुझे। मैं तो समझी थी तुम वो पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अब आप बताएं आप हैं कौन और आपको इस सब से क्या फ़ायदा मिलेगा। आम खाओ गुठलियाँ ना गिनो, मगर मुझे भी पता तो होना चाहिए ना कि कहीं तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो। राफे ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, अगर चाहे तो बोलो, अगर नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी। सामिया ने अब गुज़ारा गुस्से से कहा। एक तो वो उसकी मदद कर रही थी और वो था कि नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे थे इसके। अच्छा बोलो मुझे क्या करना है। राफे ने सोचा, मुझे इस सब के से क्या कि ये कौन है और क्यों मेरी मदद कर रही है। मेरे लिए सबसे अहम है कि ये मेरी मदद कर रही है। मुझे सब क्लब से मिलना है कि उसे वापस घर लाना है। जैसे भी मुझे इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता चाहिए। अगर तुमने अभी क्लब से मिलना है तो 5 मिनट के अंदर हवेली के पिछले साइड पर बने गार्डन में आओ। वहाँ तुम्हें क्लब मिल जाएगी और तुम्हें हवेली की पिछली जानिब एक छोटी सी खिड़की मिलेगी। उसके तुम्हें हवेली के पिछले जानिब एक छोटी सी खिड़की पिछले जाना छोटी सी खिड़की मिलेगी। उसके ज़रिए तुम हवेली में दाखिल होना, वापस भी उसी के ज़रिए जाना। मेरा काम बस इतना है कि कलम को गार्डन में भेजूँ, वो मैं कर दूँगी। सामिया ने उसे सारा प्लान समझा दिया था। तकरीबन 5 मिनट के अंदर वो हवेली के पिछली साइड पर मौजूद खिड़की के पास खड़ा था, जो कि खुली हुई थी। कलब को तो मुझे देखते खुशी हो जाएगी और फ़ौरन मेरे साथ चल पड़ेगी। ये सोचते वो उस खिड़की से कूदा। सामने ही उसे दुपट्टा फैलाती कलब नजर आई, जो पहले ही से काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। कलब। राफे ने उसके पीछे से आवाज़ दी। कलब जानी पहचानी आवाज़ पर पीछे पलटी, मगर सामने खड़े शख्स को देखकर वो साकत हो गई। आँखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो गया। कलब तुम क्यों रो रही हो। बस अब तुम नहीं रोगी। आज से तुम्हारी कैद के दिन ख़त्म। तुम्हारी आज़ादी का परवाना बन के आया हूँ, तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। राफे तो कलब को देखकर बोलता चला गया, अच्छा अब चलो। वैसे ही राफे उसका हाथ पकड़ने को आगे हुआ। कलब 2 कदम पीछे हटी। आप चले जाएं राफे भाई, आप फ़ौरन यहाँ से चले जाएं। अगर मोहम्मद साई ने आपको देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। देखो तुम डरो नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। मैं बस तुम्हारे साथ चलो, तो मेरे साथ चलो। राफे को लगा वो डर रही है इन लोगों से, तब ही उसके वो यहाँ रहना चाहती है अपने सालन शौहर के पास। नहीं वो तो छोटी है अभी, तो वो डर रही है उन लोगों की वजह से। शायद ये लोग उस पर बहुत जुल्म करते हैं, इस वजह से वो मेरे साथ नहीं जा रही, मगर मैं कल को फिर कभी ले के जाऊँगा, इस जन्नत से निकाल के ले जाऊँगा। अभी वो इसी सोच में गुम था कि मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो तो कब की हवेली वापस आ चुकी है। अब तुम भी अपने घर को जाओ मियाँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। सोचो के भंवर से निकलो, हकीकत को देखो। अब अगर रुके तो मोमन के बंदे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बंदे तो छोड़ भी देंगे, मगर उसके कुत्तों का कोई भरोसा नहीं। सामिया ने उसे बताने के साथ साथ डराना भी ज़रूरी समझा। जा रहा हूँ मैं, और हाँ मुलाकात के लिए शुक्रिया। राफे बेमरवत नहीं था कि शुक्रिया भी अदा न करता। शुक्रिया बोलते वो हवेली से निकल गया। कहाँ जा रहे गए थे तुम राफे। वो घर पहुंचा तो रश्कंदा बेगम सामने खड़ी उसी का इंतज़ार कर रही थी। कहीं नहीं, बस दोस्तों की तरफ चला गया था।
उसने साफ झूठ बोला क्योंकि वो जानता था रक्षंदा बेगम के अभी अपने उसे कलब को वापस नहीं लाने देंगी। अच्छा छोड़ो, इधर आओ, तुम्हारा मुंह मीठा करवाऊँ, उन्होंने खुशी होते कहा। काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं आप, खैर है? उन्होंने पूछना ज़रूरी समझा। पहले ये खाओ फिर बताती हूँ। गुलाब जामुन उसके मुंह में ठोसती वो बोली, अब तो बता किस खुशी में खिला रही हैं मिठाई। गुलाब जामुन खाते राफे ने कहा। मुबारक हो, शुमाइला के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। माँ की बात सुनते उसे फांसा लगा, खांसी का शदीद दौरा पड़ा। क्या हुआ? अरे हाय अल्लाह, तुम रुको, मैं पानी लाती हूँ। वो फिक्रमंद हुई। ये लो पानी पियो। पानी का गिलास उसके तरफ बढ़ाते वो बोली। पानी पीते पानी पीने से उसकी हालत बेहतर हुई। आज काफ़ी खामोश और सुकून है मुझे तो। तू किसी बड़े तूफान का पेश खैमा लगता है ये। अली ने जब बैठे मोमन को देखते कहा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मोमन ने भी उसकी नफ़ी की नहीं की। खैर है भाई, भाभी से तो कोई लड़ाई नहीं हो गई, या आज फिर उसे ज़ख्म करके अपने ऐसे मजनू बने बैठे हो? अली को कलब की फ़िक्र लाहक हुई। नहीं यार, तेरी भाभी तो मासूम सी है, लड़ाई तो दूर की बात, वो तो शिकवा भी नहीं करती। आज मेरा दिल और रूह दोनों ज़ख्मी हो गए हैं, टूट गया हूँ मैं, और मेरी किरचियाँ मुझे में ही बिखर गई हैं, जो अब मुझे चुभ रही हैं। दर्द भरा भखरा लहजा था मोमन का, जो अली को तड़पा गया। मोमन, मुझे बताओ कौन सी बात है पर तुम इस कदर परेशान हो? अली ने उसके करीब बैठते कहा। अली, मेरी जड़ें खोखली कर रहे हैं, मुझे बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाई की जान तो ले ही चुके हैं, अब ये पता नहीं किसकी बारी है। दर्द था मोमन की आवाज़ में, जो अली ने पहले कभी नहीं देखा था। क्या हुआ मोमन, बता तो सही, अली ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है। अली रोकता रह गया, मगर मोहम्मद उसकी सुने बगैर वहाँ से गाड़ी निकाल कर निकल गया। अपनों के दिए ज़ख्म बहुत तकलीफदा होते हैं, जो भरने का नाम नहीं लेते, दिल को छलनी करते रहते हैं। मोमन की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि उसने अपने करीबी लोगों से चोट खाई थी, और चोट भी गहरी, जिसका असरात देर तक रहने वाले थे। छोटे साई अम्मा साई को देखे क्या हो गया है, वो उठ ही नहीं रही हैं, और उनके मुँह से खून भी निकल आया है। परी दौड़ते मोमन के कमरे में आई, जहाँ मोमन बशर और कलब के साथ खेल रहा था। क्या हुआ अम्मा साई को? चलो, अच्छी भली तो थी वो ये कहते मोमन ने मुबशर परी को पकड़ाया। पता नहीं साईं, एक बार पहले भी ऐसा हुआ है, मगर उन्होंने मुझे बताने नहीं दिया। परी ने रोते हुए बताया, क्योंकि अम्मा साईं सबको एक माँ की तरह ही रखती थी। तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तुम मुबशर का ध्यान रखना, और कलब तुम मेरे साथ चलो। परी को तसल्ली देते कलब का हाथ पकड़ाते वो हमने अम्मा साई के कमरे की तरफ दौड़ा। तकरीबन 20 मिनट के बाद कलब और मोमन हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड के बाहर खड़े थे। डॉक्टर अम्मा साई को अंदर ले गए थे, जहां उनका ट्रीटमेंट जारी था। मोमन इधर उधर टहल रहा था। कलब की सिसकियों की आवाज़ सुनते हुए उसके करीब आया। तुम तो रो रही हो कलब, तुम क्यों रो रही हो? कलब घुटनों के बल उनके सामने बैठा हुआ मगरूर शहजादा खुद भी आंखों में नमी लिए पूछ रहा था। नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, बस मैं तो, कलब साफ मुकर गई। अच्छा, तो फिर ये बारिश का पानी है जो तुम्हारी आंखों से टप टप तुम्हारे गालों पर बह रहा है? आंखों की पूरों से उसके चेहरे से आंसू पोंछते मोमन ने उसकी झील सी आंखों में देखा। ये ना तो, अच्छा चुप हो जाओ, तुम दवा करो अम्मा सही को कुछ ना हो। मैं भाई को पहले ही खो चुका हूँ, मेरे पास अम्मा सही बाबा सही और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं दुआ कर ही तो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कोई नहीं है। बाबा भाई वो सब तो मुझसे मुझे पूछते ही नहीं आते। उनको मेरी याद ही नहीं आती। मेरी अम्मा तो मेरे बचपन में ही मुझे छोड़ के चली गई थी दुनिया से। अब अम्मा साईं की शक्ल में मुझे माँ मिली, उन्होंने भी मुझे माँ का प्यार दिया। मैं उनके लिए दुआ नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? मोहम्मद को उसके आगे अपना दर्द कम लगा था। सुनो, क्या मैं तुम्हारा नहीं हूँ? मोहम्मद ने सवाल किया। आप मेरे हैं? जवाब की बजाय मासूमियत से पूछा गया। हाँ, मैं सब तुम्हारा हूँ, वो तुम्हारा ही रहूँगा। मोहम्मद के जवाब ने कलब के चेहरे की खुशी और चमक को बढ़ा दिया। तुम बैठो, अब मैं डॉक्टर से पूछ लूँ। डॉक्टर बाहर आते देख मोहम्मद ने उठते हुए कहा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी वालदा को? अचानक उसकी इस तरह तबीयत कैसे बिगड़ गई? अब कैसी है वो? मोहम्मद ने एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। देखिए शाह साहब, आपकी वालदा की हालत अभी भी क्रिटिकल है। अगले 2 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। मगर उन्हें हुआ क्या है? उनकी ये हालत अचानक ऐसे नहीं हुई, बल्कि मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से उनके मुंह से खून आ रहा है। पता नहीं आप लोगों ने लापरवाही क्यों बरती। हमें नहीं पता था, अम्मा साई ने हमसे ये सब छुपाया। शाह साहब, आपकी वालदा को किसी शहर में रोज़ एक ऐसा शहर मिला कर पिलाया गया है, जो बज़ाहिर तो असर नहीं करता, मगर अंदर अंदर इंसान के अंदरूनी इज़ा को नकारा कर देता है, और चंद महीनों में ही मरीज़ की डेथ हो जाती है। आपकी वालदा को यह जहर पिछले 20 दिन से दिया जा रहा है। अब तो उसने अपने असरात दिखाने शुरू कर दिए हैं, मगर अल्लाह आपका शुक्र है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम उनका इलाज कर सकते हैं।
मोहम्मद ने कर्ब से आंखें मींच लीं। इतने दिनों से उसकी माँ के साथ ये सब हो रहा है और उसे खबर ही नहीं थी कि दुश्मन उसके घर में मौजूद है। वो भाई की खाक जानकर उन्हें ढूंढता फिरता रहा और मोहम्मद को खुद पर गुस्सा आने लगा। आप ठीक है शाह साहब? डॉक्टर ने मोहम्मद को खोया खोया देखकर पूछा। जी जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप टेंशन ना लें, आपकी वालदा को कुछ नहीं होगा। मोहम्मद का कंधा थपथपाते डॉक्टर चलाया। क्या बोल रहे थे वो? कब से दूर बैठी कलम डॉक्टर के जाते ही मोमन के पास आई। वो कह रहे थे कि अम्मा साहब ठीक हो जाएंगी। मोमन ने खुद पर काबू पाते कहा, क्योंकि वो कलम को असल बात नहीं बताना चाहता था। आप ठीक तो हैं ना? आपका जिस्म कांप रहा है और चेहरे की रंगत भी उड़ी हुई है। कलम ने उसकी जरूरत पड़ती रंगत देखकर पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। क्या हो गया है आप क्यों चक्कर काट रही हैं? आराम से बैठ जाए ना। आलिया ने मोबाइल से नजरें हटा के कमरे में इर्द गिर्द चक्कर काटती सामिया से कहा, जो तकरीबन आधे घंटे से ऐसे ही चक्कर काट रही थी। आलिया कैसे बैठ जाऊँ सुकून से? अगर डॉक्टर को पता चल गया कि अम्मा साहब को जहर दिया गया है तो मेरा क्या होगा? सामिया के चेहरे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। अरे आप भी ना ऐसे ही परेशान हो रही हैं। वैसे तो खैर कोई पता नहीं पकड़े जाने का। अगर आपकी यही हालत रही तो ज़रूर पकड़े जाएंगे। तो और क्या करूँ? चुपचाप तमाशा देखो अपनी हकीकत सामने आने का। बल फर्ज डॉक्टर बता भी देते कि उनको जहर दिया गया है तो भी आपका नाम थोड़ी बताएंगे कि डॉक्टर इनको क्या पता आपने दिया है या किसी और ने। आप बस चुप चिल करो। सेब की काश मुँह डालते आलिया ने उसकी मुश्किल हल करते कहा। आलिया तो मोमन को नहीं चाहती। वो बाल की खाल उतार लेगा, वो पता कर लेगा। यहाँ बात किसी और की नहीं, उसकी माँ जान की है, अम्मा जान की है। सामिया अभी भी डर रही थी। अरे मेरी भोली आपी, क्या वो अपने भाई की मौत का पता लगा सका जो उस बात का लगाएगा? नहीं ना, तो बेफिक्र नहीं, हवेली में सिर्फ आप ही नहीं और लोग भी रहते हैं और जो अम्मा साहब को जहर दे सकते हैं। इसमें परिस्किना और उसकी भयानक भंग परी की बीवी क्या नाम है उसका? हाँ कलब, वो भी तो है। सबसे पहला शक तो हो जाएगा उस लड़की पर। अरे हाँ, ये तो मैं टेंशन में भूल ही गई, मुझे तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं। आलिया की बात पर सामिया ने सुख का सांस लिया। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। आलिया ने खान साहब का मशहूर डायलॉग बोला तो दोनों हंस पड़ी। अम्मा साईं की तबीयत अब संभल चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने छुट्टी दे दी थी तो वह सब हवेली आ चुके थे। अम्मा साईं कल अब आपके पास रहेगी। आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो इसको बोल दीजिएगा। अम्मा साईं को बिस्तर पर लटाते कहा। अरे अम्मा कैसी हैं आप? आपको पता है आपका सुनकर मैं कितना डर गई थी, मगर आप ठीक है? सामिया ने आते ही अम्मा साईं से लिपटे कहा। मोमन ने अपनी नफरत और गुस्सा मुश्किल छुपाया। उसका बस चलता तो इस औरत को यहाँ खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ दे। कितनी दोगली औरत है भाभी, मैं जल्दी में आपको बता नहीं सका और फिर मुबशर भी अकेला हो जाता, इसलिए। मोहम्मद ने दुनिया जहाँ की मोहब्बत लफ्ज़ों में समोई कहा। बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने आलिया को जैसे ही कॉल करके अम्मा साईं की तबीयत का बताया तो वो तो परेशान हो रही दौड़ी चली आई। सामिया ने आलिया को भी घसीट लिया था, हालांकि वो तो फुल तैयार श्यार होकर मोहम्मद से मिलने आई थी। जितनी मोहब्बत आप करती हैं ना मेरी फैमिली से और मुझसे, वो तो शायद किसी से ना की हो ऐसी बेलौस मोहब्बत के। मेरे भाई को मार दिया, मेरी माँ को जहर के देख कर कतरे कतरे उनकी जान निकाल दी चाहिए और न जाने अब क्या करेंगी। इनकी मोहब्बत ऐसी है तो नफरत कैसी होंगी? मोहम्मद तो बस सोच सका। और तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ अम्मा साई के लिए जूस बना के लाओ। सामिया ने पास खड़ी परी को कहा। वो छोटे साई का हुक्म है कि अम्मा साई को कोई कुछ नहीं देगा खाने को और या पीने को, वो खुद अपने हाथों से देंगे। परी की बात सामिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ाए। उसे लगा अब तो गई काम से, मतलब मोमिन को पता चल गया। वो क्यों घर मोमन, कभी तुम घर में ना हो तो अम्मा साई क्या भूखी प्यासी रहेंगी? आलिया ने मेकअप से लदी आंखें वो मुश्किल खोल के मोमन से पूछा। नहीं आलिया, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर ने हदायत किया और बाद में मैं किसी को अम्मा से के खाने पीने का शेड्यूल दे दूँगा। साहब जाहिर था कि हर वक्त तो मैं नहीं मौजूद हूँगा, तो किसी न किसी को तो ये करना ही है। मोमन की बात पर सामिया का रुका सांस बहाल हुआ। आलिया ने भी बहन की तरफ देखकर फिर सुख का सांस लिया। परी तुम अम्मा साईं का ख्याल रखो और तुम कल अब रूम में आओ, कुछ बात करनी है। अम्मा साईं से हंस के बातें करती कलब को हुक्म देता वो अपने रूम में चला गया। कलब भी अम्मा साईं जी क्या बात करनी है? कल्लब का डर के वैसे ही कायम था। मोमन का लहजा जितना नरम होता वो भी उससे डर जाती, इससे दूर दूर रहने की कोशिश करती कि कहीं गुस्से में डांट ना पड़े। तुम डर क्यों रही हो यार? हो मार तो ही रहा हूँ, बात करने के लिए बुलाया है मैं। मोमिन ने उसके नरम नाजुक कलाई थामते उसे अपने साथ बैठाया। ये ना तो मैं यहाँ डर रही हूँ ना मैं तो नहीं डर रही, मोमन ने दूर खिसके कहा था। अच्छा नहीं डर रही तुम? फिर दूर कौन जा रहा है? जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ और काट लूँगा। ना ना, तो आपने से नहीं डर रही, वो आपकी जेब में ही ना पिस्टल है, इससे मुझे डर लगता है।
में बनाते हुए उसने असल बात बताई। तो ऐसे कहो ना मेरी प्यारी सी बीवी को इससे डर लगता है, पिस्टल हाथ में पकड़े मोहम्मद ने कहा। ऐसे दूर करें वरना मुझसे मुझे डर लगता है, इसे आप भी ना उठाएं, कहीं लगना तो गई तो। अपने साथ साथ उसे मोहम्मद की फिक्र सताने लगी। मैं तो नहीं कर रहा दूर, अब इसे तुम अपने हाथ में पकड़ो कि मैं पकड़ूं। मोहम्मद के कहने पर उस पर कपकपी तारी हो गई। हाँ तुम पकड़ो, और ना सिर्फ पकड़ो बल्कि तुमने गोली भी चलानी है। मुझे डर लगता है। मोमिन तो इनकी जान लेने के इरादे रखता था। एक बार चलाओगी तो डर नहीं लगेगा। मैं चलाता हूँ, मेरी बीवी अपनी हिफाजत करना जानती हो। अब हर वक्त तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा ना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बहादुर बनो और हर मुश्किल का सामना डट कर सको। मोहम्मद पिस्टल उसके हाथ में पकड़ा चुका था। वो तो इस हसन के शिकार को देख रही थी जो सिर्फ उसका था। अब उसको दबाना है बस, अपने गिरफ्त मजबूत रखना। ट्रैगर पर कलब की उंगली रखते वो किसी महार की तरह उसे बता रहा था। वो सामने जो मेज़ पर रखे ग्लास का निशाना लो ऐसे। हम्म, अगर वो वापस आ गई तो कलब की मासूमियत अरे नहीं आती वापस। मोमिन को इसकी बात पर हंसी आई। मैं 3 तक गिनूंगा, मेरे 3 कहने पर ही गोली चल जानी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मोमिन ने उसे धमकी दी क्योंकि उससे कलब पर असर होने वाला नहीं था। 1 2 3 कलब ने सिर से थूक निकला। मोमिन के 3 कहते गोली ग्लास को उड़ा चुकी थी। अरे वाह, तुम्हारा तो बड़ा अच्छा निशान है। अब रोज़ रोज़ इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। कलब की आंखें अभी भी बंद थी। वो बेयकीनी से पिस्टल को देख रही थी जिससे उसने अभी गोली चलाई थी। आंखें तो खोलो। मोहम्मद ने उसे यूं ही आंखें बंद किए देख लिया था। आंखें खोलते ही वो खिलखिलाकर हंस दी जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। मोहम्मद तो उसकी खूबसूरत हंसी में खो सा गया। मोहम्मद को लगता था सिर्फ कलब की आंखें प्यारी हैं जो इंसान की अपनी तरफ खींच लेने की सहायता रखती है, मगर आज इस पर एक ये राज अफशा हुआ कि उन्हें कि नहीं, उसकी हंसी भी बहुत प्यारी है। यूं ही हंसते रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो तुम। अमन ने दिल से कहा। कलम मोमन की बात पर नज़रें झुका के, मगर मुस्कुराहट होठों पर अभी भी मौजूद थी। सामिया आपने तो आज खुद के साथ हमें भी मरवा देना था, आलिया ने गुस्से से कहा। क्या? क्यों? अब क्या कर दिया? सामिया ने पकार ने सिरगट का कश लेते पूछा, क्योंकि अब वो अम्मा साई की बीमारी वाले वाक़ये से अनजान था। होना क्या था? अम्मा साई की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, डॉक्टर के पास के लेके गए। उसने जहर की बात की और हवेली में जब मोमन ने इसका जिक्र किया तो सामिया आपी डर से कांपने लगी। उसके मुंह से शुक्र है कुछ नहीं निकला, मैंने कुछ बात संभाल ली। आलिया ने तफसील बताई। तुम दोनों भी ना सकी दिन भर जे मरवाओगी। एक तो इस बुढ़े से जदाद अपने नाम नहीं करवाई, ना अपने बेटे के, और इधर वो दराब, उसे भी मारना पड़ेगा। अगर किसी को शक हो गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। वकार ने परेशानी मसलते कहा। मोमन आज भी इतफाकन समय के कमरे से गुजर रहा था। वो इन बहन भाइयों की बातें सुन चुका था। उसने गुस्से से मुठ्ठियाँ बीच ली क्योंकि अभी वो कुछ कर नहीं सकता था। उसके भाई के कातिल घर में मौजूद हैं और वो किसी और को कसूरवार समझता था, और अपने भाई के जिगरी यार को कातिल समझकर वो बहुत बड़ी गलती कर गया था। तुम लोग भी यूं ना शुरू हो जाया करो, अगर किसी ने सुन लिया तो, सामिया ने किसी खदशे के तहत कहा। आलिया के मोबाइल की बजती बेल ने सबको की तवज्जो अपनी तरफ खींची। किसकी कॉल है? स्क्रीन को खुशी से देखती आलिया ने से वकार ने पूछा। मोमेंट की है, तुम लोग चुप रहना, मैं ज़रा बात कर लूँ। इन लोगों को चुप रहने का इशारा करके आलिया ने कॉल उठाई। आलिया, मैं बहुत जल्द ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें शॉपिंग वगैरह भी करनी होगी शादी की। मैं चाहता हूँ वो आज ही शुरू कर दें। तुम क्या कहती हो? मोमन ने रुके बगैर कहा। हाँ क्यों नहीं, मैं हवेली में ही हूँ, आप गाड़ी निकालें, मैं अभी आती हूँ। आलिया ने कहते मोबाइल बैग में रखा। किधर जा रही हो इतनी जल्दी में? सामिया ने उसे जाते देख कर पूछा। मोहम्मद और मैं शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, आलिया ने चहकते हुए कहा। अच्छा आ जाओ। अच्छा जाओ। आइए। मोहम्मद भी कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है आलिया से शादी की, वो भी एकदम। आलिया के जाने के बाद वकार ने सामिया को कहा। वकार तुम भी ना, अच्छा है ना, ये जितनी जल्दी आलिया की शादी होगी इतनी जल्दी सब हमारा होगा, फिर उस सब की छुट्टी। सामिया ने खुशी से कहा। मैं भी चलता हूँ अब। ये कहते वकार भी उठ कर चला गया। सामिया और आलिया की दिली ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। सामिया और आलिया की आज दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उनके मकसद की तरह उन्होंने आज दूसरा बड़ा कदम उठाया था। अब तो बस उसके पूरे होने का इंतज़ार था। ये उनकी दूसरी बड़ी जीत थी।
जो दर हकीकत उनकी हार बनने वाली थी। मोमन का आलिया से शादी कर लेना इसके लिए तो एक कामयाबी थी, मगर ऐसा नहीं था। ये मोमन की जीत की पहली जीत। अभी तो उसने पहली सीढ़ी अबूर की थी, अभी मंजिल दूर थी। मोमन ने अभी वो किया जो वो लोग चाहते थे, मगर इन सब के पीछे मोमन की चाल थी। उसने इस सब में आलिया का इस्तेमाल किया था, उसे एक ढाल बना के अपने सामने खड़ा किया था। अब उसने आलिया को मोहरा बना के इस सच्चाई तक पहुंचना था जिसे उसने छिपाई गई थी। अपने भाई के कातिल का पता करके उसको अंजाम तक पहुंचाना था। किसी बेगुनाह पर इल्ज़ाम लगाने वालों को उनकी किए की सज़ा देनी थी। आलिया मोमन के कमरे फूलों की सेज के दरमियान दुल्हन बनी। कब से मोमन का इंतज़ार कर रही थी। आपने उसे मेरा कमरा दे दिया, अब मैं कहाँ जाऊँगी बताएं ना। तुमने कहाँ जाना है? अम्मा साई के साथ उनके कमरे में रहना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती और मैं अपना काम नहीं कर देता, मोमन ने उसे समझाया। फिर बाबा साई कहाँ सोएंगे? वो दूसरे कमरे में सोएंगे ना। अब बस मेरी जान, मुझे इजाज़त दो, मैंने किसी को अपनी फिल्म का ट्रेलर भी दिखाना है। आंख में करते हुए वो कमरे से बाहर निकला, सिगरेट जलाई और अपने कमरे में चला गया। उसने जब्त करते अपने कमरे इस नापसंदीदा लड़की को देखा। अगर कोई और मौका होता तो वो इसे 1 मिनट अपने कमरे में बर्दाश्त न करता, मगर ये उसकी मजबूरी थी। जब तक वो सारे राज न जान लेता उसे आलिया के आसपास रहना था। सिगरेट की कश लगाते हुए उसके सामने बैठा। इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कहाँ थे? खैर छोड़ो, मेरा गिफ्ट दो, मुँह दिखाई का। लाएं दे मेरा गिफ्ट। अपनी मेहंदी से सजी हथेली मोमन के सामने फैलाए उसने अपनी सुरीली आवाज़ में कहा। अब मोमन ने सिगरेट का कश लगाते धुआं उसके चेहरे पर छोड़ा। उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा। उसके खांसने की परवाह किए बगैर नाजुक हाथ को पकड़कर मोमन ने अपने सामने किया। सामने बैठी लड़की ने शर्माकर नजरें झुका लिया। लड़की मुंह से चीख चीख निकली, क्योंकि मोमन दूसरे हाथ सिगरेट का आध जला टुकड़ा उसकी हथेली पर मेहंदी से लिखे अपने नाम पर रख चुका था। दर्द हो रहा है ना? तकलीफ हो रही है? जलन का एहसास भी हो रहा होगा ना? और मुझे सुकून मिल रहा है तुम्हें तकलीफ में देख कर। मोमन के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। ये क्या कर दिया तुमने? मेरा हाथ जला दिया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? जलन की वजह से उसने हाथ चटके मोमन को आपसे तुम तक पहुंचने में देर नहीं लगाई। और सॉरी डार्लिंग, मैं गुस्से में था, मैं समझा मेरी भाई की कातिल की बहन है। मोमन ने उसका हाथ पकड़ते चेहरे पर शर्मिंदगी सजाए कहा। अच्छा, आइंदा ख्याल रखिएगा, इस मनहूस की जगह मुझे ना सजा दीजिएगा। तुम बेफिक्र रहो मेरी जान, मैं ख्याल रखूँगा। आज मोमन ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। अच्छा तुम चेंज करके सो जाओ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, मैं थोड़ी देर में लौट आऊँगा। मोबाइल पर नज़रें दौड़ाते मसरूफ़ अंदाज से कहते हुए कमरे से जा चुका था। कहाँ फंसा दिया इन दोनों ने मुझे। आलिया सामिया और वकास को कोसा। कहाँ रह गए हो तुम? मोमन अपने कमरे में जा चुका, वो किचन में है। सामिया ने किचन के बाहर खड़े होकर फ़ोन कान से लगाए दबी दबी आवाज़ में कहा। मैं इधर हूँ। सामिया ने पीछे मुड़ के देखा तो वो भी वहीं था। अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया, उससे यहाँ से लेकर फ़ौरन निकलो। वैसे तो वो सब हवेली वाले अपने अपने कमरों में हैं, मगर मैं फिर भी एहतियात लाजम है, मैं चलती हूँ। सामिया उसे हदायत देती चली गई, क्योंकि उसका काम तो हो चुका था। कलब राफे ने पुकारा तो बोतल मुँह से लगाए पानी पीती कलब ने मुड़कर अपना नाम पुकारने वाले को देखा। उसकी शक्ल देखते ही कलब के मुँह से पानी का फुहारा सीधा राफे के मुँह पर। सॉरी राफे भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पानी राफे पर गिरने की वजह से वो शर्मिंदा हुई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ कलब। क्यों? कलब ने उल्टा सवाल पूछा। क्योंकि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, ज़बरदस्ती लाई गई हो, कैद करके रखा है इन लोगों ने तुम्हें। राफे ने उसके करीब आते कहा। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई नहीं थी, मानती हूँ, मगर मैं अपने शोहर के घर अपनी मर्जी से रह रही हूँ, ना कि ज़बरदस्ती। कलब ने चबा चबा के कहा। देखो तुम ये सब इन लोगों के डर की वजह से बोल रही हो ना, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। राफे बात करते करते कलब के हाथों को थाम गया। कलब बहुत गुस्से से कलब को पुकारा गया था। दरवाजे की सहमत देखते कलब और राफे की रंगत उठ गई। कलब ने फ़ौरन तो कलब ने तो बाकायदा कांपते हुए अपना हाथ राफे से छुड़ाया। कलब बहुत गुस्से से कलब को पुकारा गया था। दरवाजे की सिमत देखते कलब और राफे की रंगत तोड़ गई। कलब ने तो बाकायदा कांपते हुए अपने हाथ राफे से छुड़ाए। मोमन कलब के लबों से बेख्तियार ही नाम लिखा। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मोमन ने कलब के बाजुओं से पकड़कर राफे से दूर करते पूछा। वो मैं मोमन की उंगलियां कलब को अपने बाजू में दस्ती हुई मालूम हुई। दर्द की शिद्दत से मुँह से अल्फाज ही अदा नहीं हो रहे थे।
मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्या कर रही थी? कलब मोहम्मद शाह मोहम्मद ने अपना नाम साथ जोड़ते अब कदरे सख्ती से पूछा। साथ राफे को भी आगाह किया कि कलब के साथ मोहम्मद शाह का नाम जुड़ा है। वो मैं अम्मा साइकिल में पानी लेने आई थी, मुझे नहीं पता था ये कैसे आ गया। मैं तो इनसे बात भी नहीं करना चाहती थी मगर वो ये खुद कलब ने एक ही सांस में सारी कहानी सुना डाली। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो साले साहब? अपनी बहन से मिलने आए थे तो ऐसे चोरों की तरह आने की क्या ज़रूरत थी दिन के उजाले में मरकज़ी दरवाजे में? पर मैं खुद तुम्हें खुशामदीद कहता मगर तुम्हें इस तरह चोर दरवाजे से रात के इस पहर आने की ज़रूरत नहीं थी। मोहम्मद ने राफे को कलब से ताल्लुक़ याद दिलाया। तुम लोगों ने कलब को कैद करके रखा है, ऐसे डरा के रखा है और मैं इसको तुम्हारी जन्नत से निकाल के ले जाऊंगा। चटाक उससे पहले कि राफे कुछ और कहता मुंह पड़ने वाले जोरदार थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। वह बेयकीनी की कफियत से कलब को देख रहा था जिसके नरम व नाजुक हाथ ने उसके गाल पर छाप छोड़ दी थी। कितनी बार बोल चुकी हूँ आपको राफे भाई कि मुझे किसी ने कैद नहीं किया है, मुझ पर कोई जुल्म नहीं हो रहा। मैं अपने घर में अपने शोहर के घर में जो मेरे लिए साहिबान है। और क्या कहा आपने कि जहन्नम में कैद हूँ? मैं तो आपसे ही कर लें कि जहन्नम तो वो थी जहाँ सारा दिन काम करके आपकी अम्मी के ताने सुनकर मार खाकर भी मुझे रूखी सूखी मिलती थी। मुझे इस जहन्नम से रहाई मिल गई। अब मैं अपने घर में हूँ, जो चाहूँ कर सकती हूँ। कलब तुमने हमसे किसी को बताया नहीं, ना अपने बाबा को और ना ही किसी और को, तो चुपचाप मेरी माँ के जुल्म सहती रही तुम। राफे पर आज कलब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था, वो जिसकी तवक्को कम अज़ कम वो अपनी माँ से नहीं कर सकता था। मोहम्मद चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। कलब भी खामोश खड़ी थी। इन तीनों के दरमियान गहरी खामोशी थी। मुझे माफ़ कर दो कलब, मैं इन सबसे जानता और अब मैं भी तुम्हारे लिए तकलीफ़ की वजह बना। राफे कलब के सामने हाथ जोड़ने खड़ा था। राफे भाई आपकी कोई गलती नहीं है, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद तुम भी मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम कलब के शौहर हो, तुम उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दोगे। एक शर्त पर माफ़ी मिलत मिलेगी। बोलो मंजूर है? मोहम्मद ने मुस्कुराकर पूछा। आपकी हर शर्त दिलो जान से कबूल है। आप हुक्म करें तो कल तुम आ रहे हो हमारे साथ खाना खाने? जी ज़रूर, क्यों नहीं? जी ज़रूर, क्यों नहीं ज़रूर। चलो फिर तुम्हें छोड़ देता हूँ बाहर तक और कलब तुम अम्मा साई के पास जाओ। कलब को अम्मा साई के पास जाने का कहते वो राफे को छोड़ने चल दिया। ये लो मुंह मीठा करो, खुशी की खबरी लाया हूँ मैं। गुलाब जामुन दराब के मुंह ठोसते वकार ने कहा। मैं थूकता हूँ तुम्हारी इस मिठाई पर जो तुम किसी को नुकसान पहुँचाने की खुशी में बांट रहे हो, दराब ने थूकते हुए कहा। खुशी भी, हम तो बहुत खुश है। वो पागल मोहम्मद, उसे तो कुछ खबर ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो किसी और को कसूरवार समझता है। अफसोस, वकार ने खबासत से कहा। तुम्हें लगता है तुम्हारे नापाक इरादों से कोई वाकिफ़ नहीं, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम गलती पर हो, ये वो सब देख रहा है। दराब ने ऊपर की तरफ देखते कहा। कौन कौन देख रहा है? कोई नहीं जानता, कोई नहीं देख रहा। हम जो भी कर रहे हैं सब हमें पता है। दरियाब की बात पर बुखलाए हुए इधर उधर देखने लगा क्योंकि उसे डर लगने लगा कि वाकई कोई उनके मनसूबों से वाकिफ़ तो नहीं। तुम नहीं जानते हो, पर जो सब जानता है, जो रहम करने वाला है, वो सब जानता है कि कौन क्या कर रहा है। वो जालिम को उसके जुल्म के साथ नस्तम-नबूद करने वाला है, वो इंसाफ करने वाला है। वक़ार, तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो किसी को मालूम नहीं, मगर तुम गलत हो। अल्लाह सब देख रहा है, वो तुम्हारे नापाक इरादों को जानता है। तुम मुझे अपनी बातों से डरा नहीं सकते, समझे? तुम यहाँ सड़ोगे तो इधर ही मरोगे। वक़ार को पसीने आने लगे डर की वजह से, उसकी टाँगें काँपने लगी तो वो वहाँ से चला गया। तुमसे कहा था ना मैंने राफे तुम्हारा ही दामाद बनेगा। छुटकारा मिल गया हमें इस मनहूस से। अब तुम्हारी बेटी मेरे राफे की दुल्हन बनकर, मेरी बहू बनकर इस घर में आएगी। रक्षंदा बेगम, जो अपने भाई से बातों में मगन थी, सामने खड़े राफे को देखो उनकी हवाइयाँ उठ गई। राफे तुम कब आए? तुम्हारी बात ही कर रही थी कि मेरा बच्चा फरमा बरदार है। रक्षंदा बेगम ने बेटे के सामने बात संभालने की कोशिश की। वाह अम्मा वाह, अब मुझे मक्खन ना लगाओ, मैं सब जान गया हूँ जो भी तुमने किया। राफे ने तालियां बजाते उनको दाद दी। रक्षंदा बेगम पहले ही फ़ोन बंद कर चुकी थी। हैरानगी से बेटे को देखा। ऐसे क्या देख रही हैं आप? आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है ना। राफे ने उनके करीब आते कहा। क्या हो गया है राफे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? खुद माँ का एहतराम भूल गए हो तुम? रक्षंदा बेगम ने आज पहली बार अपने बेटे की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? आपने क्यों किया ऐसा? आखिर क्या कसूर था कलब का जो आपने इस मासूम पर जुल्म किए? सिर्फ इसलिए कि वो मेरी शादी उससे ना हो? आपकी दिली तमन्ना पूरी हुई, मगर आपको बहुत जल्द आपकी बहू से मिलवाऊंगा, इंतज़ार कीजिएगा। राफे उनका सुकून बर्बाद करता अपने कमरे में जा चुका था। सवा चलो, आज से ये तुम्हारा ही घर है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राफे अपनी दुल्हन का हाथ पकड़े घर लाया।
रक्षंदा बेगम के चेहरे की रंगत ही तब्दील हो गई अपने बेटे के साथ दुल्हन की बनी लड़की को देखकर। कौन है ये लड़की, और तुम इसको यहाँ क्यों लाए हो? रक्षंदा बेगम ने सबक को नज़रों में रखते अपने बेटे से पूछा। ये मेरी बीवी और बीवी ये मेरी माँ अम्मी जान, मतलब तुम्हारी सास साबा हैं। रक्षंदा बेगम के सवाल का जवाब देते उसने सबा से तारफ़ भी करवा दिया। रक्षंदा बेगम तो उसके जवाब पर गुस्से से पागल होने को थी। आखिर क्यों ना होती अब उस बेटे की शादी अपने भाई की भाईकी से करवाने के लिए उन्होंने क्या क्या ना पापड़ बेले थे, कितने जतन किए थे। आज उनका बेटा किसी अजनबी लड़की को साथ लेकर बोल रहा है ये मेरी बीवी है। तुम क्या बोल रहे हो, होश में हो? मैं तो हो ना, तुम्हारा रिश्ता मैंने तुम्हारे मामू की बेटी से तय कर दिया था, तुम इस लड़की से शादी करके आ गए हो। गुस्से से अपने बेटे को घूरने पर उन्होंने आवाज़ से आने वाले की परवाह किए बगैर बोली, मुझे अंदाज़ा था आपके रिएक्शन का, मैं और सबा के लिए पहले ही से तैयार थे। आपने कोई ना कोई तमाशा ज़रूर करना है। राफे ने उनकी बातों का असर ना लिया। रक्षंदा बेगम ने अपने बेटे के मुंह से सब सुना और उनके लिए अपने पाँव पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। चलो सबा, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाऊं, फिर हमने कल मेरी बहन के घर भी जाना है। राफे तो ये सब कहकर चला गया, मगर रक्षंदा बेगम तो सदमे में चली गई थी। वो बेटा जिसने उसके करके शादी करके घर आ गया था, उन्हें इन एहसास हो रहा था कि अगर वो कलब के साथ कुछ बुरा ना करती तो इस पर जुल्म ना करती तो आज उनके साथ भी ना ये सब ना हो रहा होता और उनको भी आज अपने बेटे की नफरत का सामना ना करना पड़ रहा होता। गलती जो कर चुकी थी अब उसकी सजा तो भुगतनी थी उनको। अगर कलब उन्हें माफ़ कर देती तो उनका बेटा भी उनको माफ़ कर देता। ये सोचकर उन्होंने कलब से माफ़ी मांगने का पक्का इरादा कर लिया। तुम्हारा वलीमा है जो इस तरह तैयार हो रही हैं। आलिया ने किचन में मुलाजमों के साथ काम करवाती कलब पर चोट की। मेरा भाई और भाभी आ रहे हैं, इसलिए मोहम्मद साई ने कहा है कि खाना अपनी निगरानी में तैयार करवाओ। कलब ने आलिया की बातों का बुरा मनाए बगैर उसे जवाब दिया, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा भाई तो कातिल करके के बाद गायब हो गया। मोहम्मद के सामने टसें बहाए होंगे, फिर इसने तुम पर रहम खाया के इजाज़त दे दी होगी। सेब की काश मुँह पर डालते आलिया ने कहा, पहली बात मेरे भाई ने कोई कत्ल नहीं किया, दूसरी बात मोहम्मद साई के सामने मुझे रोने की ज़रूरत नहीं अपनी बात मनवाने के लिए। कलब में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि आलिया को सीधा सीधा जवाब दे डाला। अरे वाह, तुम्हारे मुंह में ज़ुबान आ गई, मैं तो समझी थी क्योंकि तुम बोलती नहीं हो। आलिया ने तालियां बजाते उसके गिर्द घूमते कहा। जब लोग अपनी हद से और कद से निकल कर अपनी बातें करने लगे तो जवाब देना ही पड़ता है। कलब ने उसके अंदाज को देखे बगैर डर रहे कहा, तुम्हें तो बहुत जल्द मैं मोहम्मद की ज़िंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकोगी, फिर देख पूछूंगी कैसे ज़ुबान चलाती हो तुम मेरे सामने। आलिया ने धमकी में लहजे में कहा, वो तो देख लेंगे कौन किसको निकालता है और पूछता है। वक़्त से पहले इंसान को बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। कलब आलिया के जाते हुए जवाब देना नहीं भूली। कलब, तुमने बताया नहीं मेरी पसंद कैसी है? राफे ने आंख मारते हुए कलब से पूछा। अरे वाह राफे भाई, आपकी पसंद तो लाजवाब है, मैं मानना पड़ेगा। अब कलब ने हंसते हुए सबक को देखते कहा, अगर आप दोनों एक दूसरे से बातें कर चुके हैं तो हम भी इधर ही मौजूद हैं, ज़रा हम दोनों पर भी नज़रें करम करें। मोहम्मद ने मासूम शक्ल बनाते बातें करते कलब और राफे से शिकायत। मोहम्मद की बात पर बाकी तीनों का कहका गूंजा। राफे और सबा मोहम्मद की हवेली में कलब के साथ एक अच्छा वक्त गुजार कर घर वापस आ गए। सबा की तो कलब से अच्छी दोस्ती हो गई। सबा ने उसे अपने घर आने की दावत भी दे डाली। क्या हुआ मोहम्मद, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो, क्या वजह है? आलिया ने मोहम्मद को खुश देखकर पूछा। आलिया, मैं आज वाकई बहुत खुश हुई, इतना खुश के बयान से बाहर। वही तो पूछ रही हूँ, बताएं तो सही आखिर बात क्या है? मुझे अपने भाई के कत्ल का पता चल गया और कलब के भाई का भी कि वो कहाँ है। मोहम्मद के अल्फाज ने गोया आलिया पर बिजली गिरा दी, उसके चेहरे के कई रंग आए गए। मुझे अपने भाई के कत्ल का पता चल गया और कलब के भाई का भी कि वो कहाँ है। मोहम्मद के अल्फाज ने गोया आलिया पर बिजली गिरा दी, उसके चेहरे पर कई रंग आए गए। तो दरियाब ने आपके भाई का कत्ल नहीं किया? आलिया ने सवाल किया। हाँ, दरियाब ने मेरे भाई को नहीं मारा, वो तो मेरे भाई का दोस्त था, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, वह कभी नहीं थी। मोहम्मद ने खुद पर परफ्यूम फेंकते जवाब दिया। आपको पता है कातिल कौन है और अब और दरियाब किधर है? आलिया ने खुद पर काबू पाते फिर से सवाल किया। दरियाब का तो पता चल गया है, मगर कातिल के बारे में दरियाब ही बता सकता है। मोहम्मद ने आलिया के चेहरे पर खौफ के साए लहराते देखे। मगर तुम क्यों घबरा रही हो, तुम्हें तो पसीना भी आ रहा है, वो भी इस मौसम में। ना नहीं, तो मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है तो इस वजह से। माथे से पसीने की बूंदें साफ करते जवाब दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी पहुँचना है इधर। मोहम्मद जा चुका था मगर आलिया का खून बर्बाद कर दिया था। आलिया फ़ौरन सामिया के कमरे की तरफ दौड़ी ताकि वो वकार को बता सके। सामिया किधर हो, बहुत बड़ा मसला हो गया, ये समझो हमारी बसात उल्टने वाली है। आलिया ने आते सामने यहाँ के सर पर बम फोड़ा। अरे क्या हो गया, क्यों हवा के घोड़े पर सवार हो गई हो लड़की? खैर है, अब क्या गलत हो गया, कौन हमारी बसात लूटने वाला है?
सामिया ने भी सांस लेने बगैर सवालों की बौछार कर दी। आप जल्दी से वकार भाई को कॉल करें। मोमन को सब पता चल गया, वो इस ठिकाने पर गया है जहाँ पर वकार ने दरियाफ्त को गायब किया है। आलिया ने फुली सांस से बात मुकम्मल की। इसे कैसे पता चला है ये सब? कहीं तुम्हारी वजह से तो नहीं? सामिया ने खुद डर की वजह से नीली पीली हो रही थी। नहीं आप ही, मुझे नहीं पता कैसे मालूम हुआ उसे, मगर अभी तक उसे ये नहीं मालूम कि ये सब हमने किया है। अगर वो दराब तक पहुँच गया तो उसे सब मालूम हो जाएगा। आप जल्दी से कॉल करें वकार को। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सामिया ने फ़ोन करके वकार को सब बता दिया। वकार भी इस जगह की तरफ रवाना हो गया जहाँ उन्होंने दरियाफ्त को रखा हुआ था। उसे ये खबर ना हुई कि कोई और भी उसका पीछा कर रहा है। हाँ मोमन, वकार को अभी किसी की कॉल आई है। आइए वो खौफजदा था और गाड़ी लेकर शहर के इस हिस्से की तरफ जा रहा है जिधर तमीरात का काम जारी है। अली ने मोमन को आगाह किया, मुझे पता है उसे क्या बोला गया है और तुम बहुत एहतियात से उसका पीछा करना था आपको, और तुम्हें एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। और हाँ, पुलिस को कॉल कर दी गई थी ना, वो तुम्हारी गाड़ी से बस 2 मिनट की दूरी पर हों। हाँ, मोमन ने उसे हदायत दी। मोबाइल पर मैसेज फ़ोन बजने पर वो अली को एहतियात करने का कहकर अपने व्हाट्सएप पर आने वाली वीडियो ओपन कर चुका था जिसमें आलिया और सामिया के चेहरों के साथ आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थी। उनकी बातों से पता चल रहा था कि मोमन के भाई के कातिल में उनका ही बड़ा हाथ है। शाबाश मेरी शेरनी, तुमने तो कमाल कर दिया। मोमन ने कलब को दिल ही दिल में दाद दी जिसने इन दोनों बहनों की वीडियो बनाकर भेजी थी जो वो लोग सबूत के तौर पर अदालत में पेश करने वाले थे। वकार ने कमरे का दरवाज़ा खोल के अभी कुर्सियों से बंधे बेहाल दरियाफ्त को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया था कि खटके पर पीछे देखा। अली, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक पल को वकार को लगा सब खत्म। मैं आपको दाद देने आया था कि बहुत ही अजीम काम किया है आपने अपने बहनोई को मार के। बहुत ही अजीम काम। अब तो आपको सब कुछ मिल गया होगा आपकी वजह से। कितनी ज़िंदगी दांव पर लगी हैं। अब आप खुश होंगे। अली ने अली ने क्लैपिंग करते हुए कहा, दरियाफ्त तो आज मरेगा ही, मगर तुम्हारी मौत भी हमें यहाँ ले आई। अली, अब तुम भी नहीं बचोगे। वकार ने पिस्टल का रुख अली की तरफ करते कहा, रुक जाओ वकार, वरना हम गोली चला देंगे। इंस्पेक्टर साहब ने वकार को ट्रैगर दबाते देख तदबिया किया। यू पुलिस? वकार के मुंह से निकला। वकार ने ट्रैगर दबा दिया। कमरे के अंदर गोलियों की आवाज़ गूंज उठी थी। एक गोली मोमन का बाजू चीरती हुई निकल गई जो अली को लगने वाली थी, मगर मोमन ने अली को परे धकेल कर खुद पर ले ली और इंस्पेक्टर की पिस्टल से निकलने वाली गोलियां वकार कर दिल के आर पार हो गईं। वो वहीं दम तोड़ गया। उसकी रूह परवास कर गई थी। मुजरिम को सजा मिल चुकी थी। मोमिन, तुम ठीक हो? तुमने ऐसा क्यों किया? लगने देते मुझे गोली मेरे सामने क्यों आई? अली ने मोमिन के बाजू से बहते खून को देखते पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम लोग दरियाफ्त को हॉस्पिटल पहुँचाओ जल्दी, उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही है। मोमिन ने कुर्सी पर झूलते वजूद की तरफ इशारा किया। लाश को कब्जे में लो और जख्मियों को जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाओ। इंस्पेक्टर साहब ने अपनी टीम को हदायत दी। दरियाफ्त की हालत के पेश नज़र उसे एडमिट कर लिया गया था। मोमिन के बाजू को जो गोली छूकर गुजरी थी तो इसकी ड्रेसिंग कर दी गई थी। इंस्पेक्टर साहब से बात करते मोमिन उनके साथ ही हवेली की तरफ रवाना हुआ। सामिया को अपने बेटे का गला घूंटते देख कलब फ़ौरन मोमिन को काल मिलाई और साथ साथ उस्मान को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। सामिया, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारा अपना बेटा है, तुम इसे क्यों मार रही हो? तुम एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? छोड़ो इसे। फ़ोन के स्पीकर से कलब की दूसरी आवाज़, बच्चे की गुटी गुटी आवाज़ मोमन और इंस्पेक्टर बखूबी सुन सकते थे। मोमन हवेली पहुंचती मोमन अंदर की तरफ दौड़ा लेडी। पुलिस इंस्पेक्टर भी पहुंच चुकी थी। उन्होंने आलिया और सामिया को काबू करना चाहा। सामिया को तो पकड़ लिया गया, मगर आलिया ने इससे पहले ही खुद को गोली मार ली थी। मोमिन ने कलब और उस्मान को अपने सीने से ऐसे लगाया जैसे कोई बच्चा अपना गुमशुदा खिलौना मिलने पर सीने से लगा लेता है कि फिर से गुम ना हो जाए। सामिया और वकार को अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी थी क्योंकि उन पर कत्ल का जुर्म साबित हो चुका था। दरियाफ्त ने गवाही दी थी कि मोमिन के भाई को कत्ल करने वाला वकार ही था और वकार की बहन सामिया भी अपने शोहर को कत्ल करने की साजिश में शामिल थी। न सिर्फ ये, बल्कि सामिया ने यह भी कबूल किया था कि उसने जहर देकर अपनी सास और अपने बेटे का गला घोंटकर मारने की कोशिश की थी। इस तरह मुजरिमों को सजा सुना के मकतूल को इंसाफ दिलाया गया था। एक लालची औरत ने अपने लालच में मोहब्बत करने वाले शौहर खुद ही खो दिया था। अपनी हरी भरी खुशहाल फैमिली का शराजा बिखेर कर रख दिया था। जुल्म ख़त्म हो चुका है। जुल्म मिट जाता है और जालिम का चेहरा बेनकाब हो जाता है। मोमिन को अंदाज़ा हो गया था कि जो हमें नज़र आ रहा होता है वो
दिखाया जाता जा रहा होता है वो कहानी का एक रुख होता है। कहानी का दूसरा रुख भी हकीकत हो सकता है। जल्दबाजी में इंसान अपने आप को काबू नहीं पा सकता और किसी और की सज़ा बेगुनाह को दे बैठता है। मोमिन ने क्लब से भी माफ़ी मांग ली थी और उसे इज्जत से दोबारा धूमधाम से रुखसत करवा के अपने घर ले आया था। उस्मान को भी इन दोनों ने अपना बेटा बना लिया था। हवेली की रौनकें बहाल हो गई थी। सामिया की सूरत जो असेब का साया हवेली पर था अब ख़त्म हो चुका था। अब हवेली में उस्मान की शरारतें, क्लब की हंसी और मोम की मुस्कुराहट के साथ अम्मा साईं और हैदर शाह की दुआओं का राज था। इधर दरियाब ने भी शादी कर ली थी। राफे और सबा भी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। रक्षदा बेगम ने भी क्लब से अपने की माफ़ी मांग ली थी। इस तरह एक वानी होने वाली लड़की को ससुराल में एक इज़्ज़त वाला मुकाम मिला था, मोहब्बत मिली थी, शफ़क़त और दुआओं का घना साया मैसर आया था। जी, यहाँ पे होगी ये कहानी ख़त्म। तो सबसे आप उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मुझे तो बहुत पसंद आई है कि चलो अच्छा तो एंड हुआ ना, वानी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल के साथ आपसे